अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मरी के रास्तों पर चलती हुई उसकी गाड़ी हवा से बातें कर थी और वो गुनगुनाता जा रहा था जब उसके मोबाइल पर बिलाल की कॉल आई। गाड़ी सैपा करते हुए कॉल पिक की। हाँ बिलाल, सर इन दोनों के साथ क्या करना है? बिलाल ने तहने में लटके बंधे हुए फवाद और उसके आदमी की तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, कुछ दिन ऐसे ही रहने दो, फिर जब आलम की तरफ से स्पेशल डिश आई तो मुझे इत्तला कर देना, फिर मुलाकात करेंगे। अभी मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। वो कुछ सख्त आवाज में कहता मोबाइल बंद कर दिया था। बिलाल ने तो डैश लफ्ज सुनते ही झुरझुरी लेते बेचारा रुस्तम डैश बन गया। हा हा हा, ठहाका लगाते हुए एक तरस बड़ी हुई नजर उस पर डालकर तहने का दरवाजा बंद करता बाहर आया। पीछे वो बंदे परिंदे की तरह फड़फड़ाते रह गए थे, चीहे भी पर कुछ ना कर सका, वैसे ही लटके रहे। गाड़ी बड़े से बंगले के एक पार्किंग में आके रुकी थी। जब बंगला मरी की खूबसूरत बर्फीली जगह पर था। बाहर हर जगह बर्फ से ढकी हुई थी, पर बंगले के अंदर कमरे और लॉन्च को बिल्कुल हीटर से गर्म कर रखा था। वो अंदर दाल हुआ तो वही 3 औरतें मौजूद थी जो मिशाल की शादी पर परी के साथ थी। हर चीज जो परी ने उसे अपनी पसंद बताई थी सब मौजूद थी। फूल, पानी, बर्फ, जैसे उसकी सोच के पर का घर बनाया गया हो। परी को देखते हुए मुलाजमों ने सलाम किया। वो सर हिलाकर जवाब देता सर्द आवाज में पूछा, कहाँ है? सर वो अपने कमरे में है। उनमें से एक सर झुकाकर बोली। दूसरी फूलों की देखभाल के लिए थी और तीसरी किचन के लिए। वो सर हिलाता हुआ सीनियर तय करता हुआ आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला। वो और काफी बड़ा था और बहुत खूबसूरत। अगर परी होश में होती तो देखती कि शायद खो ही जाती उसकी खूबसूरती में। आ गई चिड़िया कैद में। पुर इस रास्ता बड़बड़ाता हुआ कमरे में दाल होते हुए अंधेरे में वापस दरवाजा बंद करते हुए लाइट जलाई। उसकी नजर सीधा बेड पर पड़ती। सोते हुए वो कोई परियों की देश की मलका ही लगी थी। एक हाथ तकिए पर रखे बालों को पूरा फैलाया हुआ था और दूसरा अपने पैर पर था। मासूमियत तो इतनी थी कि दुनिया तबाह कर दे। वो उस पर नजरें मरकूज की वे मुस्कुराहट सजावे गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाता चलता हुआ बेड के करीब आया और शूज को पैडू से आजाद करते पर्दे हटाकर उसके पास बैठ गया। बहुत सिताया मुझे जानम, सरगोशी में कहते हुए करीब होते हुए उंगलियां उसके बाल में फंसाती थी। अब तुम्हारी बारी। क्या कह रही थी? मुझे महफूज रखे? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह महफूज कर लूंगा। वो शायद अभी दुआ के जरिए असर थी, इसलिए ना उसके कहके पर उठ रही थी ना ही उसके बालों में चलती हुई उंगलियों के लम्स पर। अब जल्दी से होश में आओ तो हिसाब किताब शुरू करे। वो वहां मेरी कार के मुंतजिर बैठे हमारी फैमिली को बताएं कि तुम्हारे होश ठिकाने लगा चुका हूं। उसके सुरख होंठों को फोकस में लिए हुए मैंने हेसी से कहता हुआ झुक कर उसे छू लिया, पर साथ ही लेट गया। दिल तो उसे खुद में बीचने के लिए चाहता था, पर सीने में लिखा हुआ नाम अभी ताजा था। ऐसे करने से वापस खून निकल सकता था, इसलिए सिर्फ मजबूर नजर से ही अपना सुकून हासिल करा था और हाथ बढ़ाकर शर्ट उतारकर बेड से नीचे फेंककर उसके बाद मुंह पर फैलाकर उसकी महक को अपने अंदर उतारने लगा और आंखें मूंद गया। वैसे भी वो अब हर तरह से आजाद था, सबकी इजाजत हासिल कर चुका था। वो वैसे ही लेटा हुआ था जब सुबह की सारी कारकर्दगी आंखों के सामने चलने लगी। उसके होंठों पर कमीनगी मुस्कुराहट थी। कल रात अभी 4 बजे थे जब वो उठा। वैसे ही पड़े पड़े उसकी आंख लग गई थी। पैर बेड से नीचे लटक रहे थे। खून बेडशीट और उसके सीने पर जमकर सूख गया था, इसलिए बाजू यहाँ पर हाथ को हरकत देते वो गहरा नाम तकलीफ दे रहा था। आहिस्ता से उठा और वार्डरोब से एक हुडी निकाल कर वो पहनी। शर्ट उसने नहीं पहनी थी। ब्लैक ट्राउजर में ब्लैक हुडी उस पर बहुत ही अच्छी लगी थी। उसमें उसका लंबा कद और भी नुमाया हो रहा था। आहिस्ता सबका जायजा लिया और जब मोबाइल पर ब्लैक के पहुंचने का पैगाम वसूल हुआ, खिड़की खोलकर उसने लटकते हुए पाइप के जरिए खिसकते हुए नीचे लान में गिरा। माली बाबा जाग गया था तो वो बहुत ही एहतियात से वहां से निकला। बिलाल को गाड़ी रोके उसकी तरफ का दरवाजा खोलता देखकर उसने मना कर दिया था और खुद दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। हम कुछ जल्दी नहीं चाह रहे शेर, वो टाइम देकर बोला। क्यों? भाभी को मिस कर रही हो? उसके बाप पर ड्राइव करते बिलाल का कहका लगा। मुझे लग रहा है मिस तो हमारा शेर कर रहा है। तभी सुबह सुबह घर से निकला। उसके पापा शायद ने मुस्कुराहट रखी। लगता है फिर थोड़ी पाउंड की गरमाइश देनी पड़ेगी। वो सब कुछ जताते हुए लगा। हाँ हाँ हाँ, जितनी गरमाइश देनी हो दे लो, लातू या मुकू की, पर मुझे लगता है गरमाइश की तुम्हें जरूरत है। बैठे बैठे याद में ठंडे पड़ रहे हैं। वो कहता हुआ मोड़ काट लेगा था और शायरी से मुस्कुरा दिया। सब जाग जाते फिर यकीन डालना मुश्किल हो जाता कि मैं रूम में ही था, क्योंकि काली गुस्सा किया था तो सब ये उसका रिएक्शन समझते। अब आ गया मेरे ठंडे पानी का सबब समझ। वैसे ये तो बात ऐसी ही कही है कि यकीन डालना मुश्किल हो जाता। तुमसे तो खुदा ही पे ना डाले। आलम का राइट हैंड अजील भाई को नहीं तुम्हें होना चाहिए था। वो कुछ झुरझुरी लेते हुए अंदाज में बोला था। तो तुम्हारा मतलब है मैं आलम टाइप हूँ?
उसने आईब्रो चुका पूछा। उसमें कोई शक? वो भी कांधे चुका बोला, चलो तो पहले तुमसे स्टार्ट करता। उसके आंख के करीब पेन लेकर गया था। शेर, तुम्हें भाभी का वास्ता, ड्राइव कर रहा हूँ यार, मरेंगे साथ। वो डरते हुए चिया, तुम बार बार यही बेवकूफों वाली गलती करते हो। हा हा हा। शायर ने उसके हाथ पर क्या लगा था। फिर कुछ घंटे इंतजार के बाद उसे दिखे अपने महसूस पहनावे में, जिसे उसका पारा हमेशा ही हाई करती है। गले में लापरवाह दुपट्टा, बालों की पोनी बनाए जो कमर पर झूल रहे थे, शॉर्ट ग्रे आंखों से मैच शर्ट, नाइट ब्लू जीन्स, टाइट ब्लू जीन्स। और शारिया का दिल कर रहा था ऐसा हशर करे कि आइंदा से कपड़े पहनने से तौबा करे। इर्द गिर्द लड़कों की नजर भटक भटक कर उस पर जा रही थी जिस पर उसका ध्यान नहीं था, पर शायरी के अंदर तो जैसे तूफान उठ रहा था, शोला भड़क रहा था। आहर तुम चाहती क्या हो जो मुझे समझ नहीं आता। वो गुस्से से बड़बड़ाया और मुठ्ठियां बीची थी, जिस पर बिलाल नाजमू को समझाता हुआ अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगा। उसकी भी नजर अचानक गई थी जिस पर उसने फौरन नजरें फेरी थी। बिलाशुबा वो एक मुकम्मल हसीन और मासूम लड़की थी और सबसे ज्यादा दिलकश उसकी आंखें थी, बड़ी सुरमई आंखों पर दराज गिरनी पलकी का जाल। वो आंखें चपकने पर ही उनके शेर का दिल दरका जाए। पर बेचारी थोड़ी सी नासमझ जो आसपास की नजरों को समझ नहीं पाती, उसने अफसोस करते शायरी पर वापस मुलाजमी की तरफ मतवज्जो हो गया था। बहुत मुश्किल है तेरी जिंदगी बेटा शेर, दिल तो करा के कह के लगाया पर मजबूर था। इस दिन भी अच्छी हंसी गर्म जोशी दी थी जिस पर उसकी बीवी ने पटियां बांध बांध कर ठीक किया था। फिर से ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। सर पहुंच के दोनों, आपका शक दुरुस्त निकला। फवाद भी है। बलाल फवाद की गाय को देता हुआ उनमें से उसके आदमी को निकलता देखकर शायरी से मुहातब हुआ, तो तुम्हें वो मेरा शक लगा था, राइट? नजरें परी पर टकाए हुए बोला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी थी। परी के जंजलाहट देकर जो खुद पर नजरों की तपश महसूस करती यहाँ वहां देखी थी, पर उसकी नजरों से दूर था या उसकी पहचान से नहीं। मैंने तो बस, चलो काम पे लगो, वो उन्हें हुक्म देता आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए परी के पीछे हो गया था, पर उसकी पहुंच से दूर। ब्लैक हुडी में लंबा कद, चौड़ा सीना, कसरती हुई बाजू, बूढ़ी आंखों को ब्लैक ग्लासेस से छुपाई, मगरूरियत से चलता हुआ आसपास हर चीज को अपनी तरफ न चाहते भी मतवज्जो कर रहा था। उसकी मुनफरिद पर्सनालिटी की वजह से लोग बेखुद सा सैर पर होते जाते। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती ड्राइवर के साथ गाड़ी की तरफ जाने लगी, उसे मुलाजम इशारा किया तो वो सब दोनों भाई बहन के बीच आगे थी और कुछ पीछे लोगों की नजरों से महफूज रखने के लिए। उसने एकदम उसके नापा रुमाल रखकर उस पर बड़क उल्ट दिया था और उसे समाकर अपनी तीनों मुलाजमों के हवाले किया, जिससे वो तेजी से सारा देकर वहां से गायब कर गए। फवाद का आदमी जैसे बात खत्म करते अभी आगे बढ़ा था जब पीछे से बिलाल ने हाथ में पकड़ी गन जो कि कपड़ों से ढकी हुई थी उसके कमर पर आकर उसे वहां से चलने का कहा। वो अचानक हमले पर बुखला गया था। रुमाल हाथ से छूकर नीचे गिरा और फक चेहरे के साथ ही बिलाल के इशारों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो दोनों से लेकर जा रहे थे जैसे दोस्त हों। उसे साथ लगा अपनी कार में बैठने का कहा और कार स्टार्ट कर दी। गन वैसे निशाने पर रखी जिससे वो मजबूर होकर कार में बैठ गया था। तो तुम कौन हो और मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? कुछ नहीं, बस लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कहते साथ ही खुद ही कहकर लगा उठा। फवाद अपने आदमी की गद्दारी पर जलता कुटता हुआ अपने रोते हुए बांदे को देखने लगा। उसकी तो दूर दूर की सोच में भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा करेगा। वो अभी उस बेबसी में था जब कार स्टार्ट हो गई थी। उसने हड़बड़ा कर देखा तो जैसे सांस रुकी शादी को देखकर, जो उसे आंख दबाकर मुस्कुरा दिया था। वैसे टांग क्यों कटवा दी मामू जी? मुझसे कहते तो मैं आराम से गोली निकाल देता घुटने से। सच कहूँ तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है मेरी टांग के कमीने मामू की लंगड़ी हालत देखकर। मेरी डार्लिंग के कमीने मामू की लंगड़ी हालत देखकर? मतलब आप कैसे रहोगे, कैसे चलोगे? तुम्हारा कुत्ता तो तुम्हारी लंगड़ी हालत देखकर तुम्हें ठींगा दिखा गया। उसकी कटी हुई टांग को देखते अफसोस से कहते मजाक उड़ाने लगा जैसे सबसे बड़ा दुख सदमा उससे हुआ हो। फिर पूरे एहसास सा कहकर लगाया, उफ मैं तो बोल गया। वह फटी आंखों से देखकर बोले पान से बोला, तुम्हें तो आगे चलना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अब तो इतना तो मैं भी पत्थर देने के एक लंगड़े आदमी को इतनी तकलीफ दूं, और वैसे भी तुम मुझसे बड़े हो इसलिए तुम्हारी इज्जत करना मुझ पर फर्ज है। कहने के साथ ही उसकी कटी हुई टांग पर अपना भारी हाथ रखकर पूरा वजन डालकर उसकी तरफ झुका, बगैर उसकी चीखों की परवाह किया। हाथ उठाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा दर्द से। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए चीखने लगा था। उसने हाथ हटाना चाहा तो शायद ने और मजीद दबा दिया, जिससे उसकी टांग पर लगे हुए टांके जो कि अभी कच्चे थे सब टूट चुके थे। खून दाड़े मारकर निकला शुरू हुआ था, तब भी उसने अपनी बात जारी रखी बगैर उसकी हालत की तरफ देखे। कल कलाम मेरे बच्चे होंगे जो जल्दी ही होंगे इंशाल्लाह। राहदार से कहते खुद ही अपनी बात एंजॉय करूंगा। आज मैं बड़ों की इज्जत करूंगा तो कल वो मुझसे कुछ सीखेंगे, वरना माँ का पूछो मत, बहुत ही मासूम है। इतनी कि एक जोरदार पंच उसके नाक मारा जिस पर मजीद नंडाल हो गया। ये तो कटी टांग पर उसका वजन, दूसरा जोरदार मुक्का उसे सच में जहन्नम की सैर करवा कर आया था। यह मुक्का ही वो बेजाहिर से उसकी चीती हुई हालत को देखने लगा। फिर सीट पर रखी हुई कट्टी टांग जो कि मसलसल खून बहा रही थी उसके हाथ के वजन पर। वो जैसे जैसे तेज चीता
वो और ज्यादा वजन रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ, माफी के लायक नहीं, पर माफ करने पर तो खुदा राजी होता है ना। तुम्हें मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। हा हा हा। अच्छी एक्टिंग थी, पर यहाँ पर फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही और ना ही मैं उसका शरीफ हीरो जो माफ करता फिरो। सॉरी, बता दूं, माफी वाले सेल्फ मुझ में नहीं पाए जाते। उसके साथ उसकी कटी टांग का निशाना लिया। खामोश फायर फवाद के होश हवास गुम कर गया था। फिर बिलाल के साथ मिलकर उसने उसे गार्ड से बाहर निकाल कर अपनी गाड़ी की सीट पर डाला और उसके आदमी की तरफ आया, जो उसे देखकर हैरान और फवाद के हाथ पर खौफजदा था। फवाद की आधी टांग गोली लगने की वजह से गोश्त के तिथड़े लटक रहे थे। शादी को अपनी तरफ का दरवाजा खोलते उसे कॉलर से पकड़कर बाहर फेंका और चीता हुआ सीधा जाकर जमीन पर गिरा और मुंह के आगे हाथ रख गया। बस बस शेर, और कुछ ना कर, उसे बाद में देखेंगे, मुझे फुर्सत में उसका हाल देखना है। बला ने अपने कह के रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए शेर से कहा और पीछे से इस लड़के के सर पर वार किया, जिस पर वह चीता हुआ बेहोश हो गया। वो उसे घसीटता हुआ गाड़ी के अंदर लेकर गया। फवाद के साथ बिठाकर हाथ पैर मुंह बांध दिया और शादी साथ झटका फवाद की कापा पेट्रोल छिड़कर अपनी कार में बैठा। लाइटर से सिगरेट निकालकर उसे पेट्रोल में नहाई हुई कार समेत फेंका। जब तक वो धमाका देती वो काफी दूर हो गए थे शोलों की पहुंच से। रूम में आकर वो वापस पैर पर गिर गया और कुछ देर में घर में हलचल सी मच गई थी। वो उठा और अपने तेज दिमाग को आगे के लिए खिलाता हुआ वॉशरूम में आ गया था। मलक विला में सुकून की लहर दौड़ रही थी जब दराब के मुंह पर पड़ी के सुकून से सोई हुई तस्वीर शायर ने भेजी थी। हाँ, कोई इस पाक जात का शुक्रगुजार था। अल्ताफ साहब तो रोते सजदे में गिर गए थे। सफियान को जब तक उसकी चालाकी समझ आई तब तक देर हो चुकी थी, और वैसे भी उससे अपनी अमानत लेकर अच्छा ही काम किया था। आज यहाँ से खतरा हुआ, कल कहीं और से, ये सब सोचकर वो चुप हो गया था। बारिश बारिश अपने शायरी से बात की थी। उसने सबको यकीन डाला कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, और फिर सब अपने अपने कामों में ला गया। मुस्तफा मुसलसल रो रहा था, जिससे नौशीन संभाल थी। उसे काफी पसंद आया था। वो अल्ताफ साहब से पूछकर उसे अपने साथ ही फ्रांस विला ले गई। मिशाल दराब के कपड़े प्रेस करती और वह बेड पर लेटा मसाजा उसे अपनी नजरों से तंग रहा था। और दराब, अगर अब आपने मुझे देखना बंद ना किया तो आगे उसे कुछ समझ ना आया था क्या बोले। दराब मुस्कुराहट छुपावे गहरी नजरों और उससे संजीदा सा पूछा, तो अलबत्ता आंखों में वाज़ह शरारत थी। तो मैं रो दूंगी। उसके बाद मुकम्मल हुई। दराब का क्या कमरे में कुंजा और मैं तुम्हारे सारे आंसू पी जाऊंगा चुन चुन कर। वह कुछ बारी और मैनी हेजी से बोला, जिस पर मशाल सुर होकर चेहरा तपने लगा था। वो गुस्से से झंझला कर बोली, अब अगर तुमने कोई ऐसा जुमला कसा तो मैं सच में बगैर आंसू के रो दूंगी। वो उसे वार्न करने लगी थी। उसकी पहली की बात दिमाग में रखती है, फिर मैं तुम्हारी रोती हुबसत आंखों को चूम लूंगा। उसका भी आज फुल मूड था उसे तंग करने का। वो जिन गई थी, मैं ये सब बातें बड़ी मामा को बताऊंगी। वो अपनी चिम मटाने के लिए सीरियस होकर बोलने गुस्से से बोले, ये तो कसूर तुम्हारे मुंह का होगा ना। तो फिर मैं, उसका भी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि उससे पहले मिशा ने सोफे से कुशन उठाकर उसका निशाना लिया, जैसे उसने महारत से पकड़ लिया। आगे एक लफ्ज भी नहीं बोला। शर्म नाम की कोई चीज होती है। उंगली से उसे वार्न करती बोली। चेहरा सुर अनार जाता था। लो बीबी, अब इसमें कैसी शर्म, ये तो मैं, उसकी झंझलाई हुई शर्माई हुई हालत से महसूस होता आधा जुमला छोड़ा। मिशाल बेचारी का तो ये हाल था कि इल्फाज गले में अटक गए। वो बगैर कोई जवाब दिए कपड़े उसके सामने बेड पर रखती कमरे से भागने ही वाले थे जब ताराब एक जस्ट में उस तक पहुंचा। उसे बुखलाए हुए सूरज झुके हुए चेहरे को देखते दरवाजे के दोनों तरफ हाथ रखकर उसे अपने हसार में कैद कर लिया। मिसाल की तो सिटी गुम हो गई थी जब उसका चेहरा ऊपर उठाए हुए ताराब झुकने लगा। ताराब, आपको देर हो रही है। वो अपना चेहरा छुड़वा कर मुंह फेर गए थे, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे अभी कोई जाने की जल्दबाजी नहीं है, उसके काम में सरगोशी में बोला। और मिशा का दिल धड़क उठा जब उसने फिर से उसके चेहरे का रूह अपनी तरफ किया और झुकने लगा। मिशा ने फ्राड के रास्ते बंद होते देखकर आंखें बंद कर दी। दोनों में अभी इंच भर का फासला था जब पीछे दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ही बुक लागे और दराब उसके शर्म से चूर चेहरे को देखता हुआ सड़क को जा गया था। मिशाल की तो सांसें रोके थी। पसीना माथे पर नमूदार हुआ जब आलिया बेगम की आवाज पीछे से आई, मिशाल बेटा, क्या रेडी हो? आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। मिशा को आलिया बेगम के साथ कुछ शॉपिंग करनी थी तो वह दोनों साथ जा रहे थे। जी बड़ी मामा, मैं बस आई। वो एक गुस्से बड़ी नजर मुस्कुराते हुए दराब पर डालती हिकलाती बोली और दराब से अपना क्या दबाना मुश्किल हो गया था पीछे आलिया बेगम की वजह से। कुछ नहीं हुआ जाने दराब, मामा समझ की होंगी कि उनका संजीदा बेटा कुछ रोमांटिक पल गुजार रहा होगा, तभी बहू हिकला रही है। उसकी फटी आंखों को देखकर शरारा से कहता हुआ आंख दबाकर बाथरूम में चला गया था और पीछे वो उसकी बातों पर कानों को हाथ लगाती लाहौला वाला कुवत पड़ती हुई कमरे से चले गए। मरी की हर रात की तरह यह बस्ता ठंडी बर्फीनी थी। रात के 12 बजे थे। मुलाजमा ने शायद से डिनर का पूछा तो उसने मना कर दिया। उसके जाने कुछ नहीं खाया तो वो कैसे कुछ खाता। सोचते सोचते उसकी आंख कब लगी उसे पता न चला। ये तो कितने दिनों से सोया नहीं था, ऊपर से करीब उसकी जान सोई हुई थी।
जो उसका सुकून थी तो कैसे नींद ना आती, जब सुकून करीब ही था तो अंतर कैसी बेसुकूनी होती। कल वो जितना गुस्से में था आज उसकी निस्बत बे इंतहा खुश था। कल वो थोड़ा दूर हुई थी और आज जिंदगी भर के लिए हासिल कर लिया था। परी को जब होश आया तो वो थोड़ा सा कसमसाई और अपनी मुंदी हुई आंखों को हाथ से मसलकर नींद भगाने लगी। फिर खुद को रुई जैसे नरम गरम बिस्तरे पर पाकर मुस्कुराए। उसका दिमाग अभी बेदार नहीं हुआ था, तभी वो खुद को शायद अपने कमरे में तस्वर करती। आहिस्ता से खुद पे पड़ा हुआ कमल उठाकर उठ बैठती थी। उसके बाद शायरी के चेहरे से सिरकते हुए कमर पर बिखरे। फिर एक भरपूर अंगड़ाई ली और मुंह पर हाथ फेरा। कमरे में अंधेरा देखकर वो मुस्कुराई। दिमाग अभी बोझल सा था। लगता है अभी रात है। वह बड़बड़ाती हुई वापस बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई थी। मजा ही इतना दे रहा था बेड। अचानक उसके नाक के नथनों से वही उसके दिमाग में रची खुशबू रकड़ाई। वह मुस्कुरा दिए। उसे लगा उसकी शर्ट से खुशबू आ रही है। उसने आंखें बंद करके बाएं जानब जहां से खुशबू आ रही थी करवट बदली शादी की तरफ और अपने नाक से मजीद करीब होती खुशबू अपने अंदर उतारने लगी कि अचानक लगा जैसे कमरे की लाइट रोशन हुई है और इस अचानक लाइट जलने से उसके सारे हवास लौट चुके थे। खुशबू का शहर जैसे टूट चुका था। डरते डरते आंखें थोड़ी सी खोली, जैसे सिर्फ पलकों को हरकत दी और मुस्कुराहट लबों से गायब हो चुकी थी और दिमाग में खतरे की घंटियां से बजने लगी। एकदम उसने पूरी आंखें खोल दी थी। सामने पड़े वजूद को देखकर लम्हे के हजारवें हिस्से में सुबह का वाकया उसकी आंखों में चलने लगा था। उसका बदन ठंडा पड़ गया था, आंखें पथरा सी गई थी। बार बार पड़े पड़े वो कांपने लगे। हाथ पांव की लजरिश और तेज हुई थी। उसने सोए हुए शायरी से अपनी खौफजदा आंखें उठाकर जगह पर डाली। ये देखकर वो ओसान हता हो गई थी। पिंक चादर पर्दों के बीच वो बड़े से रुई जैसे नरम बेड पर पड़ी थी। ये तो कमरा उसका ना था, ना ही मलक विला में किसी का। क्या मुझे किडनैप किया है? वो बड़बड़ाती। नहीं, ये हवाब है, अभी टूट जाएगा। वो पसीने में नम अपने वजूद को हरकत देती उठ बैठी और इस खौफनाक हवाब को तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया। बगैर शर्त से उसका कसरती वजूद नुमाया था। सांसें लेने से उसका सफेद पट्टियों से जकड़ता हुआ सीना ऊपर नीचे हो रहा था, परी की बंद होती सांसों की तरह। दो आंसू पलकों का बार तोड़कर गुलाबी काले पर बह निकले। उसने डरते डरते पीछे को खिसकते जो खुशबू के नशे में बिल्कुल पास आ गई थी अपना कामता हुआ हाथ बढ़ाया। उसकी गुट्टी सी हिचकी निकली जब वो हवाब ना टूटा। वो हकीकत में था और वह वापस उसकी कैब में। पापा! वो एकदम चीती बेड से नीचे गिरी थी और तेज चीखने लगी। मुझे पापा के पास जाना है, वो कहती खुद को बैठ के उलझते हुए पर्दों से आजाद करवाती रोती सिसकती लजरती पलकों डांगों से दरवाजे की सिमत आ गई। जब शादी की पूरी तरह से मुस्कुराती हुई आंखें खोली, वो तो उसके कमसाने पानी उठ गया था और उसकी हर हरकत को देख रहा था। उसका करीब आना और हवास बहाल होने पर पीछे होना, उसका हवाब समझकर छूना। शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी हाथा मुस्कुराता बटन दबाता तो बेड से पर्दे ऊपर हो गए थे और उसकी छत की शक्ल इख्तियार कर गई थी। उसने कोहनी तकिए पर डालकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और करवट उसकी तरफ बदले। अब वो सुकून से उसकी सारी कारकर्दगी देखने लगा था, बहुत दिलचस्पी से। काले लंबे बाल बिखरे कमर पर पड़े हुए लहरा रहे थे। बगैर दुपट्टे के उसकी तरफ पुश्त किए हुए दोनों हाथों से दरवाजा पीट रहे थे। जहां वो अपनी पूरी कोशिश लगाती लाख दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, रोते हुए अल्ताफ साहब को पुकारते, पापा प्लीज बचा लें, वो मुझे मार देगा, प्लीज बड़े बाबा, गैराब भैया। एक एक सबको मदद के लिए बुलाने लगी, पर कोई होता तो आता। हूर तुम आ जाओ, थक कर हूर को पुकारने लगी, पर इस बार भी कोई ना आया। तो रोते हुए दरवाजे पर अपना सर टका गई। उसका बदन हिचकियों की जद में था। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे फिर से मारेगा और कोई नहीं बचाएगा। मैं छुप सकती हूँ, हाँ, मैं उसके उठने से पहले छुप जाऊंगी। अचानक रोते हुए उसके दिमाग में छुपने का ख्याल आया, जिस पर उसने फौरन अमल करने का सोचा। शायद उससे वो बच जाए और फिर सुबह होते ही वो मुंह भाग जाएगी वापस पापा के पास। फिर सबको बताऊंगी। वो खौफ से इतना तेज बड़बड़ाहट थी कि शादी वादा सुन रहा था। उसके वापस भागने के पापा उसका दिमाग घुमा, जो इतनी देर चुपचाप देख रहा था, सारा गुस्सा वापस डाल गए थे। तुम उसे नहीं सुधारने वाले। वो उठाओ जो कि आहिस्ता था, बगैर उसकी तरफ देखे दीवार से चिपकी ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी। रुको! अचानक उसकी दांत पर कानों को हाथ रखती चीखती और हाथ पैर किसी पागल की तरह मारती हुई दीवार से जा लगे। मसलसल जोर जोर से नाना करने लगी, आंखें मीचे बगैर दुपट्टे के। उसका पूरा वजूद पसीने से भिगा हुआ था, चेहरा सुर आंसू से तर था। जब शायरी उसके सर पर पहुंचकर बालों को मुट्ठी में जकड़ा, वो कराकर चीही, आ। जब उसका चेहरा बालों से पकड़ा, उसने ऊपर किया, बताओ क्यों गए थे वहां से? वो बुरी सुर आंखों से उसके मुट्ठी में जकड़े बालों को झटका देकर मुंह पर धारा। वो अपने बालों को हाथों से आजाद करवाने की कोशिश करती, जोर से चीखती, जाऊंगी, फिर जाऊंगी। पता नहीं ये लफ्ज कैसे उसके मुंह पर आ गए थे। यकदम चुप करवाते किसी खौफजदा सहमे बच्चे की तरह लजरती हुई आंसू बहाती उसकी शोला टपकाती हुई आंखों में अपनी नाचती हुई मौत को देखने लगे। क्यों?
اس کے بالوں کو چھوڑकर گلے سے پکڑا اور اسے دیوار سے لگائے منہ پر گھرایا۔ پری کی آنکھیں جو پہلے ہی پھٹی ہوئی تھی اس کے گلے سے پکڑ پر شروع ہو گئی تھی اور منہ سے خوفناک چین نکلی۔ اسے لگا وہ اسے اب مار دے گا۔ اس کی دہشت سے آشا سے سارا بدن خود کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گیا تھا۔ مسلسل لرزش سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے سن ہو رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسا جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں تھا۔ دل کے دھڑکنوں کا شور اتنا تیز تھا کہ اسے لگا سارے کمرے میں گونج رہی ہیں۔ گردن پر شاعری کی پکڑ سخت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی درخت کی کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح جھول کر اس کے بازو میں گرے۔ شاعری بوکھلا گیا تھا۔ اس کے ٹھنڈے یاہ بدن کو اچانک لڑک کر گرنے پر اپنے بازو میں سیدھا کیا تو موندی آنکھوں سے آنسو بہاتی بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ ہڑبڑا کر اسے اپنے بازو میں اٹھائے بیڈ پر لایا اور خود قریب بیٹھ کر اس کے نم بے ہوش وجود کو ہلانے لگا۔ پری میری جان، کیا ہوا؟ وہ اس پر جھکا اسے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا۔ اس کی خود کی سانسیں جیسے تھم رہی تھی۔ اوف، یہ کیا ہوگا مجھ سے؟ آئی ایم سوری ہنی، سو سوری۔ اس کے دونوں یاہ بستہ ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر انہیں رگڑنے لگا، پھر پاؤں کو رگڑا۔ وہ پہلی بار بے انتہا شرمندگی محسوس کرتا جب وہ ہڑبڑائی، میری سانسیں۔ شاید اس کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھی۔ کیا ہوا سانسوں کو؟ جھٹکے سے اپنے سینے سے لگائے گھبراہٹ سے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھی۔ اس کی سانس بند ہونے ہوئی تھی۔ وہ خوف سے رونے لگی۔ میری سانسیں۔ وہ مزید بول نہ پائی۔ اس کی باہوں میں گہرے سانس لینے لگی۔ رات کے 12 بجے اس کی اچانک بگڑتی حالت سے پاگل بنا رہی تھی۔ دل کر رہا تھا خود کو فنا کر دے۔ اس کی مدھم بڑبڑاہٹ پر اسے بیڈ پر لٹایا اور دونوں ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ بغیر وقت لیے ہوئے ایک گہرا سانس بھر کر اسے مصنوعی سانس لینے کے لیے اس پر جھکا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب پری نے اپنی پھٹی ہوئی بڑی آنکھیں پوری کھولے۔ شاعری کو خود پر جھکا دیکھ کر اس کے سانسوں کو خود میں اتارتی محسوس کرتی وہ خوف سے بوکھلائے، پھر جھٹکے سے اپنا منہ موڑ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شاعری نے جب ایسا کرتا دیکھا تو خشکی کی ایک لہر اس کے تن بدن میں دوڑے۔ وہ ویسے ہی دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس پر جھکا ہوا اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سوری جان، آئی ایم سو سوری۔ غلطی ہوگی، آئندہ کبھی اپنی ہنی پر غصہ نہیں کروں گا۔ اپنی سانسیں اس کے رخسار پر چھوڑتا ندامت کی گہرائیوں سے بولا۔ پری غصے سے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگے، ہچکیاں لیتے۔ جھوٹ بولتے ہو، بالکل جھوٹ بولتے ہو، بار بار غصہ کرتے ہو، بار بار۔ وہ چیخی، ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر جو کہ شاید شاعری نے چھوڑ دیے تھے۔ بغیر شر کے کسرتی وجود سمیت اس پر جھکے اس کے چوڑے شان سے پکڑ کر دور کرتی پیروں کی مدد سے اوپر کھسکی اور واپس روتے ہوئے بیٹھ سے اتری۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اتنا غصہ آیا تھا شاعری پر کہ دل کر رہا تھا کہ پتھروں سے مارے۔ کچھ دیر پہلے اسے لگا تھا کہ وہ اب نہیں بچے گی۔ اسے مار ہی تو دیا تھا، پر نہیں، وہ مرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کامتی ٹانگوں لیے روتے واپس دروازے کی سمت گئی تھی اور پھر سے اسے پیٹنے لگے۔ شہریار ایک گہرا سانس لیے مڑا۔ اس کی معافی کو نظر انداز کر گئی تھی، اب بھی جانے کی واپس ضد کرنے لگے تھے۔ بہت ضدی ہو، بڑبڑاتا ہوا بیٹھ سے اترا، اس کی طرف قدم بڑھائے۔ پری قدموں کی چاپ سنتی مڑی اور شاعری کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر واپس چیتے ہوئے ہاتھ پیر مارنے لگے۔ نہیں رہنا مجھے یہاں، وہ زور سے ڈانٹتی جس پر وہ مسکرا دیا تھا اور پوچھتا ہوا ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے خون ہوا شیرنی بنی ہوئی اس پر جبڑتی اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرا اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے کاندھے پر ڈالا۔ لگتا ہے اب دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے ڈارلنگ، کہتے ہوئے آگے اس کی لاتوں پیچھے اس کی مکوں کی پرواہ کیے بغیر بیڈ کی طرف اس کی سائڈ پر آیا اور اسے بیڈ پر ڈالا جو اسے مارنے کو جبٹنے لگے تھے۔ پورے بال بکھر گئے تھے، پسینے سے بھیگی سورج سمئی آنکھوں میں غصہ لیے اسے آج شاید مارنا چاہتے تھے۔ اوف، اتنا غصہ، خون ہوا شیرنی، ہا 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 ہا۔ شاعری اس کے ہاتھ پر کہہ کر لگا کے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ اور دوسرے سے پاؤں پکڑ لیے تھے، جس وجہ سے وہ کوئی حرکت نہیں دے پا رہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو۔ جب ایسا نہ کر سکی تو اپنے وجود کو جھٹکا دیتی رونے لگی۔ پلیز چھوڑ دو۔ کافی کوشش کے بعد جب خود کو آزاد نہ کروا سکی تو تھک کر سسکتے ہوئے بولے، اور شاعری کو بھی شاید اس پر رحم آ گیا تھا تبھی اسے آزاد کر دیا۔ ویسے بھی اب وہ خاموش لگ رہے تھے۔ پیر پر پڑا ہوا اس کا نازک وجود مسلسل ہچکیوں کے زرد میں تھا۔ ابھی وہ ہاتھ چھوڑ کر دور ہونے ہی والا تھا کہ وہ اٹھ کر اس کے شانوں پر جبٹے اور اپنے دانت اس کے کاندھے پر گاڑ دیے۔ وہ اس کے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے خود کو بچا نہ سکا۔ اس کے ناخنوں اپنی گردن اور دانتوں کا تیز دباؤ محسوس کرتا لب بیچ کر آ گیا اور وہ کسی چڑیلوں کی طرح اس پر چمٹی ہوئی تھی اور تیزی سے اسے کاٹنے لگی۔ اس کے سوائے کر بھی کیا سکتے تھے، اور شاید نے بھی کوئی چھڑوانے کی مزاحمت نہ کی تھی، الٹا اس کی کمر کے گرد دونوں ہاتھ باندھ کر اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ یہ تو بچوں والی سزا تھی اس کے لیے۔ تب بھی بھرپور انداز سے مسکراتا ہوا اس کے بال میں منہ چھپائے ہوئے اس کی گردن کو لبوں سے چھونے لگا۔ اس کا چہرہ تیز کاٹنے سے شروع ہو رہا تھا۔ اس کی حرکت پر پری کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ پھدک کر اسے پیچھے لگے، پر ایسا نہ ہو سکا شاعری کے حسار کی وجہ سے۔ اس نے اس کے کاندھے پر اپنے دانت اتنے تیز کاٹے تھے کہ وہاں سے خون کی بوندیں نکل رہے تھے۔ گردن پر بھی ناخنوں سے وار کر کے خون نکال دیا تھا۔
उसे लगा वो चीखेगा, उसकी तरह रोएगा, पर ये तो उसकी सोच के बिल्कुल उल्ट हो गया था। शायरी की आंखों में हमार से फैलने लगा था उसकी खुशबू पर। परी देखते हुए उसकी आंखों में गुस्से की जगह फिर से खौफजदा हो गए थे। मुझे छोड़ो, अब वह भी मुश्किल से निकली थी उसके हलक से, और हरासा होते हुए खुश्क होंठों पर जुबान फेरे। अचानक मार मारने की वजह से कमरे का सारा माहौल बदल गया था, जो परी की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट पैदा करने लगा। शायरी की बुरी आंखें उसकी सुरमई खौफजदा आंखों से होते हुए फड़फड़ाते हुए होंठों पर आई थी, और परी को अब हकीकत में अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। छोड़ो, उसकी नजरों से घबराती हुई रोते हुए हाथों में चेहरा छुपा गए। शायरी की तेज धड़कनें खुद में महसूस करती वो तेज रोने लगी। मुंह वैसे ही छुपा हुआ था, भागने मारने की बातें दिमाग से कहीं गायब हो गई थी। और शायरी चाहता ही क्या था, अपनी बेसाता मुस्कुरा कर रोके आहिस्ता से उसे बेड पर लटाया, उस पर झुकने के अंदाज में। उसने जैसे उसे बेड पर लटाया, परी उसके हाथ चटकती कमर सर तक लेकर अंदर घुस गए थे। शायरी का दिल करा था जोर जोर से कहका लगाया। आज उसे वाकई खुद पर जैसे फहर होने लगा था। मुस्कुराहट रोकने के लिए उसने निचला लब दबा लिया। एक नजर कमल के अंदर कामते उसके वजूद पर डालकर ड्रेसिंग आईने के सामने गया। मिरर में अपने गर्दन और कांधे को देखा और मुस्कुरा कर होंठों को वाओ की शेप में देखकर उसके बदले को दाद दिए। जहां से सिर्फ गोश्त का टुकड़ा ही निकालना बाकी था, वो भी निकाल कर खा जाती। बड़बड़ाता हुआ उसे साफ करता आहिस्ता से बगैर आवाज के दरवाजा खुलकर बाहर गया, और कुछ ही देर में ट्रे में उसके लिए खाना लेकर आया, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ट्रे साइड टेबल पर रखकर उसके पास बैठा, जब परी और सिमर से गई थी कमर में। उठो मेरी शेरनी, खाना खाओ, वरना रात को कोई शक नहीं कि मेरी गर्दन को अपनी भूख का निशाना बनाओ। उसकी मुस्कुराती आवाज और खाने का सुनकर परी ने थोड़ा सा कमर मुंह से हटाया। ऐसा भी ना करती अगर उसे शदीद भूख न लगी होती। वह फिर शायरी को देखने लगी, जो ट्रे उसके सामने रख रहा था। शायरी की नजर जब उसकी तरफ उठी तो परी ने जल्दी से वापस कमर डाल दिया था। वो समझ गया था कि भूख तो लगी है, पर उससे डर रही है। चलो शाबाश, तुम खाना खाओ, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ, कहता हुआ उठकर बाथरूम में चला गया था, उसे खाना सुकून से खाने के लिए छोड़कर। परी ने जब उसकी आवाज सुनकर बाथरूम का दरवाजा खुलते और बंद होने की आवाज सुनी तो आहिस्ता से फिर कमरे से सर निकाला। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, पर वो वहां पर सच में नहीं था। उसके आने से पहले ही वो जल्दी से उठी और तेजी से थोड़ा सा खाकर जिस भूख की शिद्दत खत्म हुई तो ट्रे टेबल पर रखकर वापस कमरे में घुस गई। खाना खाने के बाद जिसम में थोड़ी सी जान आई और कपकपाहट भी थोड़ी सी कम हुई और टांगों में भी जान वापस लौट आई, तो वो रिलैक्स होकर आंखें मूंद गई थी, जैसे गहरी नींद में हो। शायरी नाइट रिलैक्स ड्रेस में बाथरूम से बाहर निकला। एक नजर परी पर डालकर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ हीटर का टेम्परेचर लो करके वापस बेड पर आया था, और परी शायद वापस सो चुकी थी या सोने का नाटक कर थी, पर वो भी शेर था, खूब समझ रहा था। मुस्कुराहट रोक के खुद पर कमर डाले हाथ बढ़ाकर उसकी कमर से पकड़कर होते करीब किया, जिससे परी की पुश्त उसके सीने से लगी। परी जो अपने साथ उसके एक पैर पर सोने से शौक में और डरी हुई थी, शायरी के ऐसा करने पर वह शदीद किस्म का झटका सा लगा। आंखें हैरत से फट गई थी। वो बुखलाई कुछ करती उससे पहले ही अपने काम में शायरी की सरगोशी पड़े। सो जाओ, बहुत रात हो गई है और हम बहुत दूर है घर से। चुड़ैलें भी मौजूद हैं बाहर, अगर तुम्हें जागते देखा तो अल्लाह ही खैर है, बाकी की लड़ाई सुबह के लिए रखो। और हाथ उसके गिर्द फैलाकर उस अपने हंसा में लिए अपने चौड़े सीने में छुपाए हुए आंखें मूंद गया, पर वो बेचारी उसकी बाहर सरगोशी पर सांसें रोके आंखें नीचे बगैर किसी मजामत के पड़े। उसकी चुड़ैल वाली पापा टांगों में वापस कपकपाहट शुरू होने लगी थी। पुष्पा उसकी धड़कनें महसूस करती, खौफ से उंगलियां दांतों के बीच रखी और उन पर अपने दांतों का दबाव डाल लगी। तकलीफ से आंखों में आंसू आ गए थे। मजीद तेज कपकपाहट होती जब शायरी की बारी टांगे उसकी टांगों को छुपा गई। उसे आजाद करवाने की कोशिश की, पर करवा ना सके। फिर न जाने कब मीची मीची आंखों में नींद आई, उसे खुद पता न लगा। रात को अल्ताफ साहब ने अहमद और हमाद साहब से एक दरखास्त की थी, जिसे सुनकर उन्हें भी खुशी हुई। आयमा बेगम के तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आयमा बेगम भी इस फैसले से बहुत खुश थी कि हुरिया के साथ परी की भी सारी रस्में गा के उसे शहरिया के साथ ही रुखसत करे। हूर को मिशाल ने जब यह खबर सुनाई तो सारी रात उसके दांत बाहर थे। मतलब उसके भाई और कजन प्लस भाभी प्लस दोस्त की शादी भी अपने साथ हो रहे थे। वो सफान के रवैये को बुलाए अपनी जिंदगी की खुशी बड़े हुए लम्हों को एंजॉय करने लगे थे, और यह सब नौशीन और मिशाल ने से समझाया था। वहां सफियान बहुत दूर दूर की सोच कर बैठा है, मतलब कैसी भी करके इजहार मोहब्बत तो हूर के मुंह से सुनकर रहेगा। नाश्ते के बाद सब लॉन्च में बैठे हुए थे जब हमारे सामने शादी के नंबर पर कॉल किया। मिशाल भी तराब के साथ बैठी दुआएं करती कि शायरी राजी हो जाए। वह बहुत खुश थी कि उसके भाई की शादी उससे हो जिसे सब की होती है। मतलब वो भी हर बहन की तरह दिल में हवैश लिए बैठी थी। अगर शायरी राजी हो गया तो वो सब तैयारियां करके रखेंगे और उनके आते ही परी को भी हूर के साथ ही मायूं में बिठाएंगे।
یہ سوچ کر سب کے دل خوشی سے نہال اٹھتے جب وہ معصوم سی پری دلہن کے روپ میں ان کے شہریار کی دلہن بنے گے۔ مسلسل بجتے ہوئے موبائل کی آواز پر وہ جھنجھلا گیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر آنکھیں کھولے دیکھا تو ملک ولا سے حماد صاحب کی کال تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ سانسیں واپس چھین رہے ہیں کیا؟ بڑبڑاتے ہوئے موبائل سائلنس پر کرتے ٹیبل پر رکھا اور نظر پہ ہنسا میں سوئی ہوئی پری پر ڈالی تو بے ساتھ انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئے۔ جو کمرے میں ٹھنڈ کی وجہ سے کمبل سینے سے لگائے اس کے بازو پر سڑک کے کسی معصوم بچی کی طرح سوئے ہوئے تھے۔ گردن اور چہرے پر کالے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ پل تو وہ بغیر پل کے جھکائے اس کو دیکھتا رہا۔ اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ سوتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی ہے یا جاگتے وقت، یا سہمی ڈری ہوئی۔ شاید بہت مشکل تھا سوچنا یا کسی ایک روپ کا خوبصورت کہنا۔ وہ ہر روپ میں جان لیوا تھی، ہر روپ اس کا دلکش خوبصورت تھا۔ اسے آہستہ سے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کے چہرے اور گردن سے بال ہٹا کر پیچھے کیے۔ اب اس کا چہرہ بالکل واضح تھا، جہاں دیکھتے وہ کھو سا گیا تھا۔ لگتا ہے بہت ہی فرصت سے تمہیں رب نے بنایا ہے میرے لیے، مدم سرگوشی کی اس کے کان میں، ایسے کہ صرف جیسے لب پھڑپھڑائے ہوں۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، کان میں بولتے لوگ کو چم گیا تھا جس پہ وہ کسمسا کر کمبل ٹھیک کرتی پھر سے سو گئے تھے۔ شاعری اس کی نرم گرم سانسیں سینے میں محسوس کرتے دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے پر حماد والوں کی کاپ پر مجبور ہو کر اس کا سر آہستہ سے تکیے پر رکھ کر کمبل ٹھیک کیا جب اس کی نظریں گلابی گال پر بچھی اس کی گھنی پلکوں سے ہوتی ہوئی سرخ ہونٹوں پر آئے۔ درکنوں نے جیسا شور سا مچا دیا تھا، دماغ کسائی کرنے پر اکسانے لگا۔ مجبور ہو کر وہ جھکا اور پہلے اس کی دونوں آنکھوں کو بار بار چما، پھر چھوٹی سی سرخ ناک اور اس سے ہوتے ہوئے لبوں پر آیا۔ آنکھیں بند کیے ہوئے فیل کرنے کے انداز میں اس کے سرخ نازک لبوں کو ہلکا سا چھو کر پیچھے ہوا اور پھر موبائل اٹھائے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر کے نیچے لانچ میں آیا۔ پھر صوفے پر گر کر حماد صاحب کو بیک کال کی جس پر فوراً اٹھا لے۔ شاعری دیکھ کر کاندھے اچکا گیا تھا، پر یہ بات تو ضرور سمجھ گیا تھا بات کچھ خاص ہے، تبھی اس کے کال کے انتظار میں تھے۔ سلام اور خیر خیریت کے بعد حماد صاحب سیدھا مقصد پر آئے۔ شہریار بیٹا، آج تمہارا یہ بڑے پاپا تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اس کے پاپا وہ سمجھ گیا تھا معاملہ کیا ہے۔ جی بڑے پاپا، آپ مانگے نہیں، حکم کرے، مانگنا تو ہم بچوں کا کام ہے نا، اب ہمارے بڑے ہیں، اب صرف حکم کریں۔ اس کی باتیں سن کر وہاں پر موجود سب کھل اٹھے تھے۔ احمد صاحب اور حماد صاحب خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ آئمہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ الطاف صاحب کو بھی خوشی ہوئی شاعری کی سوچ سن کر۔ اسے اپنی بیٹی کے نصیب پر فخر ہونے لگا تھا۔ بیٹا، ہم سب چاہتے ہیں کہ تمہاری اور بڑی بٹیا کی شادی پوری رسموں سے کریں، یہ تمہاری دونوں ماؤں کی خواہش ہے۔ اس کے باپا پہلے تو چپ ہو گیا تھا، پھر ٹھیک ہے بولتا، کچھ دیر سب کی دعائیں سنتا رہا اور پھر انہیں ٹائم پہنچنے کا بتا کر کال کاٹی۔ تو ڈارلنگ، تمہارے لیے مزید امتحان آ رہے ہیں، کہتا وہ مسکرایا دیا تھا۔ ویسے فیصلہ اچھا تھا، بولتے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا اوپر۔ واپس چلنے کا سن کر پتہ نہیں کیا ریئیکٹ کرے گی رات کے مقابلے میں۔ رات کا کاٹا تھا، اب کس کرے گی کیا؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سوچتا ہوا خود ہی مسکرا دیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر کاندھے پر شرٹ کے اوپر رکھا۔ اوف اللہ، بچائے شیر بیچارے کو شیرنی سے، پتہ نہیں واپس لانے کے لیے کون سی جتن کرنی پڑے گی۔ منہ میں ابھی سے خود سے بڑبڑا رہا تھا جب ملازمہ اسے ہوش کی دنیا میں لائے۔ سر، ناشتے میں کیا لیں گے؟ میرے لیے پہلے جو بناتی تھی وہی بناؤ، کہتا اسے پری کے ناشتے کی بابت سمجھانے لگا۔ وہ یس سر کہتی چلے گئے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں جانے والا تھا جب موبائل پر سفیان کا میسج آیا۔ تو کیسی رہی شیر کی فرسٹ نائٹ مصنوع بیوی کے ساتھ؟ میسج کے ساتھ ہی نیچے ہنسنے کے انداز میں ہا ہا لکھا ہوا تھا جسے شاعری پڑھ کر مسکرا دیا۔ بڑے ہی کمینہ ثابت ہونے والے ہو، یہ ٹائپ کر کے نیچے لکھا۔ بہت انوکھے، ساتھ خود بھی ہنسنے لگا تھا اور موبائل جیب میں رکھ کر سیڑھیاں طے کرتا روم میں آیا جہاں پر وہ سے ویسے ہی سوئے ہوئے تھے۔ اوف، یہ نیند، اتنی نیند کہاں سے لاتی ہے؟ وہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا جہاں پر وہ میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی، پھر آہستہ سے پاس بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہوئے جھکا اور چہرے پر پھونک ماری جس سے پری کی پلکوں میں جنبش تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ۔ گال اس کے گال سے مس کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی تھی۔ 24 گھنٹے سوئی ہو؟ پری اپنے نازک گال پر اس کی چبھتی ہوئی شیو اور کان پر سانسیں محسوس کرتی ایک دم آنکھیں کھول گئے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ سو ہٹو پیچھے شاعری۔ اس کی گھبرائی آواز سن کر مسکراتا دور ہوا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو نیند سے گلابی تھے۔ پری اس کی بری آنکھوں کے تپش پر تکیے میں سمٹنے لگی کہ اچانک اس کی آنکھوں میں رات کا ہر لمحہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس کا موڈ پھر سے بگڑنے لگا تھا اور بے ساتھ اس کی نظر شاعری کے گردن کے ارد گرد گھومنے لگی، پر شرٹ کی وجہ سے دیکھ نہ سکی اور منہ بنا کر چہرہ موڑنے والے تھے جب نظر سفید کرتے پر سینے پر گئی جہاں پر ہلکے ہلکے خون کے دبے تھے۔ شاعری اس کی نظر سینے پہ دیتا خود بھی اپنے سینے کو دیکھنے لگا جہاں پر نیچے کی گئی پٹیوں سے خون کے دبے شرٹ پر لگ گئے تھے۔ پھر اسے دیکھتی پری کو دیکھا جو کہ کنفیوز لگے تھے۔ کچھ نہیں جانم، تم نے جو کاٹا تھا اس کے خون کے دبے ہیں،
उसे खौफजदा नहीं करना चाहता था। अपना सीना दिखाया। काली तो उसने अच्छी तरह से पट्टी कर ली थी। खैर ये छोड़ो, ये बताओ मेरे साथ रहना चाहती हो या मलक विला चले? उसके दोनों हाथों की नाजुक उंगलियों को अपनी उंगली में फंसाए तकिए से लगाए। परी ऐसे करने पर बुखला से गई थी और चेपा घबराहट के आसार नुमाया हुए थे। वो वापस चलने का सुनकर हैरत से देखने लगे। पागल हैं आप, पहले कहते हैं नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं चलेंगे। वो अपनी उंगलियों को आजाद करवाने की कोशिश करती गुस्से से बोली। उसकी नाक शुरू हो गए थे। शायरी सुबह सुबह उसका ये रूप देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर हंस दिया। उफ, इतनी गुस्से वाली हो। हनी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? वो तो तुमसे खौफजदा रहेंगे। वो कुछ फिक्रमंदी और शरारत से उसकी सूरत छोटी सी नाक को अपनी नाक से मिस करते बोला। परी को तो हैरत का झटका लगा था बच्चों का लफ्ज सुनकर। कहाँ हैं आपके बच्चे? वह मलक विला जाने का पुलका उसको घूरकर पूछने लगे। शायरी ने पहले उसकी फटी हैरान आंखों में देखा, फिर झुक कर कान में बोला, अब भी हैं तो नहीं, पर इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब मेरी 10 बेटियां और 10 बेटे होंगे। बेटियां सब मेरी हनी जैसी होंगी और बेटे मेरे जैसे। वो काम में सरगोशी करते उस पर लब रख दिए। 20 बच्चे आपके? उसे पीछे करती मासूमियत और हैरत से चीखे। शायरी उसके हाथ पर क्या लगा उठा। क्यों, कम है? शरारत से पूछता उसे अपने हंसा में लेकर बैग पर लेट गया था। नहीं, बहुत ज्यादा है। इतने तो किसी के नहीं होते। आपके कैसे होंगे? उसके हंसा को तोड़ने की करती हुई हैरत से बोली, सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी होंगे। मतलब हमारे? नहीं, मेरे नहीं होंगे, सिर्फ आपके होंगे। वो खुद का सोचकर जल्दी से बोले, ये तो वक्त बताएगा किसके होंगे, पर अभी ये बताओ क्या चलना है वापस? उसकी रोने जैसी सूरत को देखकर मुस्कुराहट दबाकर बाथरूम आ गया और उसकी हंसा तोड़ती मजामत को नजरअंदाज करता फिर से पूछने लगा, आप लेकर जाएंगे? वो उल्टा कुछ इल्तजा और कुछ बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ, ले जाऊंगा अगर तुमने मेरी बात मानी तो। वह अंगूठा उसके कान पर फेरता हुआ कुछ गंभीर आवाज में बोला। परी की जो उसकी हाँ पर आंखें चमकी थी, पर उसकी आवाज और हरकत पर घबरा गए। वो हड़बड़ा कर चेहरा झटकने लगी। कौन सी बात? वो आंखें मीची उसकी उंगलियों को गर्दन पर फेरने से सांसें रोकर खुश्क हलक से बोले, अगर तू मुझे किस करोगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा सबके पास, और ज्यादा तंग भी नहीं करूंगा। वो दोनों हाथों से गिरफ्त कुछ मजबूत करके बोला, नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। वो एकदम उसकी बात पर आंखें फाड़ते हुए बोले, ओके कोई बात नहीं, फिर यही है हमेशा के लिए, मैं और तुम, हम दोनों एक साथ पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारेंगे, अकेले अकेले 20 बच्चों के साथ। और तुम कभी अपने भाई और बाप को देख नहीं सकोगी। और उसका इनकार सुनकर उसे ऐसे ही डराने लगा और वो सच में आंखों में आंसू लाकर बोले, कुछ और? मेरा मतलब है ये नहीं। वो डरती उसकी बातों से दुख से बोलती उसकी जान अटक गई थी जब वो हमेशा के लिए बोला, नहीं करना तो यही है, नहीं करना तो यही है, अब आगे तुम जानो या तुम्हारा मसला। वो भी जिद्दी होकर बोला था, आप बहुत ही बुरे हैं। वो आंसू साफ करती बोली, हाँ मेरी हनी कहती है तो क्या कहती हो, जल्दी बताओ फिर चलना भी है। वो बेसब्रा हुआ था। प्लीज, उसके लफ्ज अभी निकले ही थे जब वो पहले बोला, सिर्फ जवाब। पड़ी एक बेबस नजर उस पर डाली जो कि मुंतजिर था जवाब के। आंखें, उसने हार मानने हुए उसकी आंखों की तरफ इशारा किया। शायरी ने पहले तो बेचैनी से देखा, फिर एकदम खुश होते हुए आंखें बंद कर ली। परी उसका हंसात होकर उठ बैठी थी, जिस पर शायद ने आंखें खोल दी थी, पर उसे करीब बैठा देखकर फिर से मुस्कुरा दिया। आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तो पहले प्रॉमिस करे लेकर जाएंगे। वो कुछ खौफजदा उसे कांपते हुए हाथ आगे करके वादा लेने लगी। इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर। वो कुछ बदमजा सा होता हुआ उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर प्रॉमिस देने लगा। और फिर परी ने लजिश करते हुए अपने हाथों को कपा कर उसकी आंखों पर रखा, सांसें जैसे किसी जिस्म से छीन रहा था। बेजान हाथ उसकी आंखों पर रखकर खुद भी आंखें बंद के उस पर झुके और उसकी गाह पर आदत से अपने फड़फड़ाते हुए होंठ रखे और जल्दी से पीछे हुई जैसे वो कोई भूत हो। माथे पर पसीने और हाथों की हथेलियां भी भीग गई थी जब उसका कांपता हुआ हाथ आंखों से हटाकर बोला, ये क्या था? उसकी आवाज में हैरत और बेयकीनी थी। परी तिरकते दिल और शर्म से सूरज झुके हुए चेहरे से खुश्क अटकती आवाज में बोले, किस? शायरी सदमे में उसके चेहरे के रंग और लब्बों पर मुस्कान भी महसूस न कर पाया। अगर ये तुम्हारी किस थी तो बैठी रहो यहाँ। वो मुंह बनाकर हफ्के से बोला। परी को जैसा झटका लगा। पर आपने प्रॉमिस? वो ब्राइवी आवाज में से याद दिलाने लगे, हाँ याद है प्रॉमिस, पर तुम भी किस करो ना, बच्चों की तरह मेरे गाल चुम्मा। वो उठकर बैठ गया था। परी जो इतने में ही मर रही थी उसकी बात समझती नहीं नहीं करती नफी में साइन लाने लगे, ठीक है मुझे क्या, उठो फ्रेश हो जाओ। और फिर चलाकी से बेफिक्री में बोला, जैसे कह रहा हो उसमें फायदा तुम्हारा है, मुझे क्या। वो उठकर जाने लगा जब पीछे से मजबूर होकर परी ने उसकी उंगलियां पकड़ ली। वो मुस्कुराता हुआ बगैर मुड़े बोला, बोलो। जब मदम सी कामती आवाज उसके कान में पड़ी, आओ। वो भी फिर खामोशी से एहसान करने वाले अंदाज में वापस बैठा और उसने अपनी लिप्स की जानब इशारा किया। परी सुरख चेहरे से सर झुका गए थे, आंखें
फिर बोले, काट ली। उसने आधी आंखें बंद की। परी ने डरते डरते सर उठाया था। वो शर्माए सी मुस्कान होंठों में दबाए हुए उसकी जानब खिसकी। परी शायरी पलकों की लकीरों से उसको देखकर खुद भी मुस्कुरा का गला कून गया था। वो करीब होकर शाने से उसकी शर्ट अपनी कामती लजरती मुट्ठी में पकड़कर आंखें बंद कर गए थे और वो सरशार सा होकर एक हाथ उसके बाल में उंगलियां चलाने लगा और दूसरा उसके कमर को जकड़ने लगा। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। उसकी बढ़ती हुई शिद्दतों पर वो और मजबूती से उसकी शर्ट को पकड़ गए जब अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों को एक दूसरे में जकड़ने वाला शहर सा टूटा। परी अचानक अवाब पर खौफजदा सी होती हुई दरकते दिल के साथ ही उसे पीछे धकेलती बेड से उतरकर भागी थी, जैसे चोर के पीछे पुलिस पड़ी हो। और बाथरूम में घुस का दरवाजा बंद करती उसके साथ ही फर्श पर बैठी कमती घुटनों पर सर देकर मुंह छुपा गए थे। उसका सारा वजूद कांप रहा था। दिल था कि जैसे बाहर को आ रहा था जब पीछे से शायरी के बुलंद कहके सुनाई दी और वो मजबूती से खुद को बीच गए। अपनी अचानक बदलती दिल की धड़कन उसे खौफजदा कर गई थी। चेहरा सुर होगा तपने लगा था और गहरे सांस लेती खुद को रिलैक्स करने लगी थी, पर नाकाम। खुद बाखुद होंठ ऐसी हाथ में भी मुस्कुरा उठे। दरवाजे पे मुलाजमा को देखकर शायरी ने सर्द आवाज में उसे जाने का कहते हुए वापस दरवाजा बंद कर गया और एक नजर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर मुस्कुराता फिर वार्डरोब से उसका और अपना ड्रेस निकालने लगा। परी के लिए ब्लैक खूबसूरत फ्रॉक और ओवरकोट निकालकर एक और स्वेटर निकाला, फिर ब्लैक टोपी और दस्ताने के साथ ही लॉन्ग कोट निकालकर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। हनी, उसकी पुकार पर परी फुदक कर पीछे हुई थी और खड़ी होकर पूछने लगी कमती हुई आवाज में, क्या चलना नहीं है क्या? वो मुस्कुराहट रोक के संजीदा सा पूछा। चलना है, वो बड़ाई हुई आवाज में बोली। अब वो अपनी मुस्कुराहट भी ना रो सका और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बगैर उसे खौफजदा किए हुए ड्रेस देकर वापस दरवाजा बंद कर गया। जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। और अपना ड्रेस जर्सी उठाकर दूसरे रूम में चला गया था फ्रेश होने। परी को तो उसके अचानक अंदर आने और जाने पर जैसे शौक लगा था। वो तो बगैर उसे देखे भी चला गया था, पर परी अभी तक हिल नहीं पा रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो होश में आते हुए जल्दी जल्दी फ्रेश होती उसका दिया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आई, पर शायरी अभी वहां पर नहीं था। वो बेड पर कोट, दस्ताने और नीचे ब्लैक लॉन्ग बूट देखकर हैरान हो गए। जब शायरी के लफ्ज याद आए, हम घर से बहुत दूर हैं, उसके दिमाग में उलझन होने लगी और वह चलती हुई खिड़की की तरफ आई। खिड़की खोलकर उसकी नजर जैसे ही नीचे जमीन पर गिरती हुई रुइन माँ बर्फ पर पड़ी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सब कुछ भूलकर खुशी से याहू कहती हुई चीखी और दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई तो वहां पर शायरिया को पाकर खुशी समेत समाज करने लगे। मिन्नत समाज करने लगी, पापा प्लीज मुझे नीचे जाने दे प्लीज। खुशी से उसका चेहरा सुर हो गया तो अपनी पसंदीदा चीजों पर इतनी पागल जनूनी थी कि नंगे पांव बगैर दुपट्टे और भीगे बालों से बर्फ में जाना चाहते थे। प्लीज, मैंने आपकी बात मानी, अब आप जाने दे। वो उसे खामोश देकर फिर से इल्तिजा करने लगी। नहीं डार्लिंग, तुमने अब ये बात लिया है, तुम बीमार हो जाओगे, हम नेक्स्ट टाइम एंजॉय कर लेंगे। वो उसे सहूलत से मना करता बाल से पकड़कर ड्रेसिंग मिरर के सामने लाया और उसके बालों में ब्रश करने लगा। नहीं होती बीमार, मुझे जानना है। वो जिद्दी होकर बोली और सर को झटका देती भी उसके ब्रश देते हाथों को नाकाम करने लगे। शायरी से मुझसे ऐसा करता देखकर सख्त आवाज में बोला, अगर अब तुमने साड़ी लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परी अपनी ख्वाहिश के इतने करीब आते बगैर महसूस किए जाने पर जैसे तड़प ही तो गए थे। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। वो रोती भी आंखें मसलती भी गुस्से और नाराजगी से बोली, पर कुछ उसकी सख्त आवाज पर खामोशी से मिरर में देती हुई आंसू बहाने लगी कि शायद रहम आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी खामोश उसके लंबे बालों को क्लिप में जकड़े शाने पर पकड़कर बेड के करीब लाया और पड़ी भी नरम कलीम पर पैर पटकने के अंदाज में रखती साथ ही जबरदस्ती है। और शायरी ने पहले से स्लीवलेस स्वेटर फ्रॉक के ऊपर पहना कर और उसके ऊपर से ओवरकोट पहनाया जिसमें वो बिल्कुल छुप से गई थी, पर भूले हुए मुंह गुस्से में कुछ भी ना बोल रही। खामोश वो जैसे करता गया वैसे होती गई, अलबत्ता हाथ और नजरों की हरकत में शदीद गुस्सा और नाराजगी नुमाया थी, जिस पर शायरी जबरदस्ती अपनी मुस्कुराहट रोके खड़ा था। वो उसे ऐसी क्यूट लग रही थी कि दिल कर रहा था कि उसके फूले हुए सुरख रुखसारों को चूम ले, पर ऐसा नहीं कर रहा था। पता नहीं गुस्से में क्या करे। उसके गुलाबी छोटे हाथों में दस्ताने पहनाए तो उसे गुस्से से अपने हाथ झटक दिए और वो बगैर ध्यान दिए कुछ साथी से भी पकड़कर पहना लगा और फिर उसके सापा टोपी पहनाकर उसे बैग पर बिठाया और बूट पहनाने लगा। परी उसे अपने हर रवैये से गुस्सा और नाराजगी दिखा रही थी, पर उस पर कोई भी असर ना देखते फूट फूट कर रो दे। मुझे जाना है, जोर जोर से जमीन पर लांग पोट में मुके पाँव मारती हुई बोली, पर शायरी उसकी कार्रवाई पर बगैर ध्यान दिए अपने बाजू में उठाकर रूम से निकला। नहीं जाना, मुझे छोड़ो। वो भी हर कोशिश नाकाम देखकर जोर से चीख। तीनों मुलाजमान की नजरें कोर्ट में छुपी हुई शायरी के बाजू में झटका देती नीचे उतरने के लिए उस पर पड़ी तो बेसासा मुस्कुरा दे। उन्हें वो काफी पसंद आई थी अपने सर के लिए।
जो तुम चाहती है वो इस बार नामुमकिन है, वो भी तेज आवाज में बोलता उसे चुप करवा गया था, पर वो मसलसल हिचकियां दे रहे थे। शायरी ने एक गहरा सांस लेकर उसे चेयर पर बिठाया और उसकी हिचकियों और मज़ाहमत की परवाह के बगैर उसे नाश्ता करवाया, जो उसने हर नवाला रोते हुए खाया। फिर उसे लेकर ड्राइंग रूम से लेकर लॉन्च में आया और परी का रोता हुआ मुंह खुल गया था घर को देखकर। शायरी को अचानक मोबाइल और गाड़ी की चाबी याद आई तो वो उसे सोफे पर बिठाकर बाहर न जाने की हदायत देता ऊपर जाने लगा। परी एकदम रोना भूलकर उसे जाता हुआ देखने लगी। उसके कमरे में कदम रखते ही वो ओवरकोट जो कि बारी था उतारकर फेंकती दाढ़ी दरवाजे की सिमत पा गई और एक नजर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। खुशी की खिलहट उसके तन बदन में दौड़ी। टोपी और स्लीवलेस स्वेटर पहने बाहर थरथराती जिस्म को सुन करने वाले बर्फ में भागती जाकर घुटनों के बल गिरी और ऊपर से गिरती बर्फ को वहां पर लेटकर महसूस करने लगे और इस सुहाने मौके से पूरा फायदा उठाने लगे। फिर खुशी से उठी और मुठियां बार बार होठ के ऊपर डालने लगे, यहाँ तक कि ब्लैक फ्रॉक भी सफेद हो गया। नाक और चेहरा ठंड से सुरह नीला होने लगा था। अभी इस लम्हे भी नहीं गुजरा था कि ये हाल हो था, पर वो इस सब की परवाह किए बगैर बर्फ से खेलती रही। शाहरियार चाबी मोबाइल लेकर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया तो सोफे के करीब नीचे पड़े हुए उसके ओवरकोट को देखता वो भागता हुआ नीचे आया और उसे उठाकर मुलाजिम पाचिया जिस पर वो सब हड़बड़ा गए। सॉरी सर, यहीं थी, कहती सर झुका गए थे। यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ स्वेटर और शाल लेकर आप। वो दारुद्दीन हड़बड़ाकर ऊपर को भागी और शायरी ओवरकोट उठाए बाहर भागा। वो कैसे भूल गया कि वो इतनी जिद्दी है। वो जैसे ही बाहर लान में आया तो सामने ही वो बर्फा बैठी उससे खेल रही थी और शायद खुशी से चीख भी रही थी। नीली पड़ती उसका हाथ बेहुद बाहुद बल पड़े माथे पड़ गया और दौड़कर उस तक पहुंचा। कभी नहीं सुधर सकती, मैंने कहा था ना कि मत जाना बाहर, अब हाल अपना देखो। गुस्से में बोलता हुआ उसके काम थे या ठंडे वजूद को बाहों में बांधकर वहां से गाड़ी की तरफ भागा। वो कुल्फी की तरह बांध गए थे। 1 मिनट में उसका ये हाल था कि कोई भी मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। शायद वो शायरी के मना करने से इस हद तक चली गई थी जिद में। गाड़ी की चाबी मुलाजमा को दी तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला और खुद बौखलाई भी थे। शायरी ने उसे अंदर फ्रंट सीट पर डालकर मुलाजमों से 2 शाल और स्वेटर लेकर खुद दूसरी तरफ से आया। परी ऐसी पड़ी थी सीट पर। शायरी ने हीटर चलाया और दोनों तरफ दरवाजे बंद किए। मुलाजमा को उसने जाने का बोल दिया था। उसके हाथों से दस्ताने उतारकर अपने हाथों में उसके ठंडे हाथों को कुछ देर रगड़ा और फिर दूसरे पहनाकर उसे 3 मोटे स्वेटर पहनाए और ऊपर ओवरकोट पहनाया। उसके गिर्द डबल शाल उड़ाई। शाल में छुपे उसके माथे पर अपने लब रख दिए। जहाँ निकाल देती हो बदतमीज लड़की। उसके गालों को छूकर उसके बालू नुमा सर को अपने कांधे पर टकाया। गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से निकलता चला गया। गाड़ी में चलते हीटर और डब्बा शाल कोट और 3 स्वेटर ने जैसे जिस्म में गर्माइश पैदा कर दी थी। वह कसमसा कर उन्हें उतारने लगे जब शायरी ने एक हाथ से उसके हाथ पकड़कर ऐसा ना करने दिया। परी एकदम आंखें खोलकर माहौल को देखने लगी। वो तो बर्फ पाक खेल रही थी। फिर यहाँ मेरी बर्फ। वो शायरी की शानों से सर उठाकर शाल को चेहरे से हटाए पूछने लगी। उसकी मेरी बर्फ कहने पर वो मुस्कुराया। कौन सी तुम्हारी बर्फ? एक नजर उस पर डालकर वापस रास्ते को देखने लगा। आप मतलब हम जा रहे हैं वहां पर बर्फ, मुझे वापस जाना है। उसके कांधों को हिलाकर जिद्दी आवाज में बोली, हनी देखो, पहले ही तुम्हारी हरकत पर मेरा दिमाग घुमा हुआ है। जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ तो बुलाई इसी में है कि चुपका के बैठी रहो। पहले ही मेरे मना करने पर बहुत कुछ कर चुकी हो। वो कुछ वार्निंग देता हुआ बोला। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मैं सबको जाकर बड़े पापा को बताऊंगी। वो मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में बोली और बाहर शीशे से बर्फ को देखने लगी। कितना मजा था, मैं सब खुद को बताऊंगी। वो खुश होते सोचने लगी, ठीक है तुम ये बताना और मैं वहां सबको ये बताऊंगा कि आपकी मासूम बोली वाली बेटी ने दिन दहाड़ी आपके बेटे को किस किया। फिर देखते हैं किससे डांट पड़ती है। शरारत से कहता हुआ अपना निचला होठ दांतों में दबा कहता और परी को जैसे 1000 वॉलेट का झटका लगा। वो घबरा गई। नहीं, आप नहीं बताएंगे। वो सूरज झुके हुए चेहरे से दस्ताने समेत हाथ मसलती बड़ी आवाज में बोले, वो तो आपने कहा था। फिर से थोड़ी सी हिम्मत करके सच बोले, अच्छा तो वहां कौन बताएगा कि मैंने ऐसे कहा था? ये तो सच है ना कि किस तुमने किया? वो उसकी हाल पर महसूस होता हुआ बोला, ये तो सच कह रहा है, वहां पर मेरी गवाही कौन देता? वो सोचकर आंखों में आंसू लिए आए। अच्छा रो नहीं, मुझसे डील कर लो। वो सीधा पॉइंट पर आया। कैसी डील? नजर उठाकर देखती पूछने लगी। इसी में फायदा था, यही कि तुम घर में किसी को भी नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था, हूर को भी नहीं। और ये कहोगी कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सुतीले मामों से बचाया, ठीक? बोलता वो जो उसकी फटी हुई आंखों से देख रही थी उसकी नाक दबाए। हाँ। उसके पास हाँ करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। गुड गर्ल। फिर वो खामोशी से बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी और शायरी कभी कभी उस पर नजरें डाल लेता। जाना उसके अभी लब हिले थे जब उसे पहले से भी उसकी बात काटती बोले, मैं नाराज हूँ। फिर छोटी सी नाक चुराकर आंखें मोद गई। अगर ऐसा करोगी तो मैं खा जाऊंगा तुम्हें। उसे उसकी मासूम अदा बहुत ही पसंद आई।
आप इंसान खाते हैं? वो बेयकीनी से आंखें फाड़े पूछने लगे। नहीं, इंसान नहीं खाता, सिर्फ मेरी जानम को खाना चाहता हूँ। वो थोड़ा उसकी ओर झुककर आस्था से बोला, ये बात मैं जरूर बताऊंगी। हा हा हा, बातें हजम नहीं हो रही क्या? वो कहका लगाकर बोला। मैं नाराज हूँ। वो अपनी बात पर जोर देते बोले। क्यों? वजह? शायरी ने एक आईब्रो चुका पूछा। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? वो अपने मुंह से शाल हटाकर पूछने लगे। हाँ, बहुत बहुत बातें। वो भी कुछ तरसे हुए अंदाज में बोला, जिस पर वो अपनी खुशी से मुस्कुराहट रोकने लगे। तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा खेल लें। वो मासूमियत से आंखें पटपटाकर बाहर बर्फ की तरफ इशारा करते हुए बोले। देखो मेरी जान, समझने की कोशिश करो, बीमार हो जाओगे, बहुत ही नाजुक हो तुम। वो उसे लाड़ से बोलते देख कर प्यार से समझाने लगा, जिस पर परी ने मुंह बनाया। मैं नाजुक नहीं हूँ। रात को आपने देखा नहीं मैंने कैसे काटा था? वो उसे अपनी ताकत का यकीन दिलाने लगे थे। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात है, पर तुम तबीयत के हिसाब से बहुत ही नाजुक हो। वो हंसता हुआ बोला। जो झूठ बोलते हैं हम ना जाएं। आप मुझसे बात ना करें और ना ही मुझे देखें। वो चिड़ती गुस्से से बोलते हुए सारी शाल उतारकर फेंकी। शायरी सिर्फ एक मुस्कुराती हुई नजर डालकर आ गया था, जो कि बाहर तरसी हुई नजर से देख रहे थे। गाड़ी मलक विला के पार्किंग एरिया में रुकी तो उसने उसके कंधे पर सर रखकर सोई हुई परी को हिलाया, जिसे खुदा ही जाने इतनी नींद कहाँ से आती थी। उसने रास्ते में ही गुस्से में आहिस्ता आहिस्ता बूट, टोपी, दस्ताने, स्वेटर, कोट सब उतारकर नीचे फेंक दिए थे कि उसे गुस्सा आया, पर वो अंदर हीटर के टेम्परेचर की वजह से कुछ ना बोला। तो उसने मुंह बनाकर एक चाल उठा ली। फिर जब तक बैठी रही, जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी हरकत करती रही जिससे उसे गुस्सा आए और बोले तो उसे बाहर जाने के लिए कहे। पर शायरी को उसकी ये हरकत बेइंतहा पसंद आ रही थी, जिसकी वजह से वो चेहरा संजीदा तासर लिए चुपचाप ड्राइविंग करता रहा और परी आखिरी बार उसके बोर्ड पर अपना पाँव मारती गुस्से से टिश्यू बॉक्स उठाकर उससे खेलने लगे। मकसद सिर्फ उसे मतवज्जो करना था, जिसमें वो उससे लगा कि वो नाकाम हो गया तो थक आकर सर सीट से लगाए आंखें मूंद दिए। शायरी ने मुस्कुराकर उसको देखा। जब मुंह फैलाए हुए आंखें मूंदे पड़ी थी तो उसे आहिस्ता से अपने कांधे पर रख लिया था उसका सर। हनी, उठो, गार्ड आ गया है। उसके गाल थपथपाने पर आंखें खुली तो मलक विला को देखकर गुस्से में बढ़ाई हुई आंखों से उसके हाथ झटकती वहां से निकलकर भागी। शायरी बस बेबस नजर उसके शाह पर दकी हुई पुष्प पर डालकर आ गया और खुद भी उसके स्वेटर लिए भी अंदर डाल हुआ, जहां पर वो इल्ताफ साहब के सीने से लगी हिचकियों से रो रहे थे। शहरयार परेशान हो गया था। उफ, अब कैसे मनाऊं अपनी जानम को। हूर अपने रूम में बैठी मोबाइल ऐसे ही हाथों में घुमाती सोचों में थी कि उस पर मैसेज टून बजा, जिससे ने उसे वहां से निकाला। उसे देखा तो सफियान का मैसेज था। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। वह जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे तो उसके बारे में सोचती तो उसके आसपास तितलियां से उड़ती हुई महसूस हुई, रंग बारंगी। वो उनमें खो सी जाती थी सफियान के संग। कामती हुई उंगलियों से उसने मैसेज बॉक्स खुला तो वहां पर लिखा मैसेज पढ़कर हाथों समेत लाल टमाटर हो गए थे। चेपा शर्म हया के रंग लहलाने लगे। मत पूछो किस कदर आता है प्यार तुझ पर, दिल करता है होंठों पर होंठ रखकर पी जाऊं सांसें तेरे। हुर के हाथ कांपने लगे थे जब दूसरा मैसेज पड़ा। सॉरी, गलती से आ गया। मैं ये किसी और को भेज रहा था तो तुम्हारी तरफ आ गया, गलत जगह। वो हर लफ्ज में हुर को हैरान कर गया। मेरे अलावा ये किससे ऐसे बेहुदा मैसेज करने वाला था? उसके अंदर हसरत के और गुस्से का लावा उबलने लगा। अभी उसका रिएक्शन दिखाती जब नीचे से पड़ी के चैकती हुई टोती हुई आवाजें आने लगी। वो गुस्से से मोबाइल वहीं पर फेंकती नीचे को भागी। पर यह तो तय कर लिया था कि हर हिसाब लेगी उस आवारा मनकूह से। वो सबसे मिलकर जब हमाद साहब और अहमद साहब के पास आए तो सीनियर तय करते शायरी को देखकर रोते हुए तेज आवाज में बोली कि दराब के साथ बात करते सफियान के भी कान खड़े हो गए। बड़े पापा, हम जब आ रहे थे तो गाड़ी में उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे खा जाएंगे। और मुस्लिम हिचकी ली। रात को जब मुझे हक किया और मैंने छुड़वाना चाहा तो बोले यहाँ पर चुड़ैले हैं, वो मुझे खा जाएंगे। बहुत डराया। वो दोनों हाथ जेब पर रखकर रो देती। मकसद सिर्फ शायरी को डांट प्रमाण थी जो उसे बर्फ से वापस लेकर आया था। सबके चेहरे मुस्कुराहट रोक के झुक गए थे। अल्ताफ साहब खुद अपनी बेटी को देखकर शर्मिंदा हो गए। आलिया और आयमा बेगम खुद मुस्कुराहट रोके हुई थे। सफियान का वहां पर हंस हंस का बुरा हाल था और दराब एक नजर शायर पर डालते जो परी की बात पर सूरज चाली हुए सीढ़ियों पर खड़ा था, खांसते हुए रूम की तरफ चला गया। भाई, हूर की सदमे बड़ी हुई आवाज आई। आपने परी को डराया? कोई नहीं डराया, कल से दिमाग से फारुक हो गई है तुम्हारी ये मासूम परी। गुस्से से चिपका कहता हुआ बगैर पीछे देखे वहां से रूम में चला गया था। उसे सच में ये अंदाजा नहीं था कि वो ये सब बोलेगी। उसका मूड खराब हो गया था। वो अपनी पर्सनल बातें सबके सामने शेयर कर थी। वो खामोश एक नजर रात के फंक्शन के ड्रेस पर डालकर बेड पर लेट गया था, कमर जो अकड़ गई थी ड्राइविंग करते करते।
परी ने अभी कुछ दूसरा बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब आयमा बेगम हड़बड़ा कर उठी। चलो परी बेटा, फ्रेश हो जाओ, तैयार भी होना है। उसे हमाद साहब के पास उठाकर हाथ पकड़ती ऊपर जाने लगे। जब वो बोली, मुझे अभी बहुत कुछ बताना है मामा। आलिया बेगम भी उठकर साथ आई थी। हाँ, हम बातें करते हैं ना, आप चलो। उसे आंसू साफ करते हैरान और परेशान चेहरे को देखकर बोले। परी को तो यही बात खाई जा रही थी कि उसके इतना कुछ बताने पर भी किसी ने परी को शारी को नहीं डांटा, उल्टा उसे वहां से ले आए हैं। कमरे में लाकर दोनों से अपने साथ बिठाया। देखो मेरी जान, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते, वो तुम्हारा शोहर है। कि क्यों नहीं करते? उसने मुझे बर्फ में खेलने नहीं दिया, मैंने बहुत ही मिन्नत की, फिर भी वो डांटता रहा कि नहीं, बीमार हो जाओगे। वो ब्राहिवी आवाज में उन्हें बड़े दुखड़े और शायरी के जुल्म के बारे में बताने लगे, जिस पर दोनों ने एक दूसरे को देखकर और मुस्कुरा दिए। आलिया बेगम ने उसके माथे पर होंठ रख कर बोली, मेरी प्यारी सी बेटी, बिल्कुल मासूम गुड़िया जैसी है। और वो वहां से चली गई। परी भी मुस्कुरा दी थी और जब नजर सामने ब्लू कीमती खूबसूरत से लहंगे पर पड़ी तो वहां से उठकर वाओ कहती हुई उसके पास पहुंची। ये कितना खूबसूरत है ना मामा। एक नजर उनके मुस्कुराते चेहरे पर डालकर वापस लहंगे की तरफ मतवज्जो हो गई। ये हूर का है? उसे हाथों में लिए पूछने लगे जब आयमा बेगम करीब आकर उसके सर पर हाथ रखती हुई बोले, नहीं, तुम्हारा है, मायूं के लिए। पर उसकी बात ना समझी। मैं इतना भारी लहंगा कैसे पहनूंगी, और अगर पहनूंगी तो शायरी फिर मुझे गोद में उठा लेगा और मुझे बहुत ही शर्म आती है। आयमा बेगम उसके सूरत चेहरे को देखते हुए हंसते। कितनी मासूम और ना समझ थी कि अपने जज्बात नहीं समझ रहे थे। आज वो तुम्हें नहीं उठाएगा क्योंकि आज हमारी परी की मायूं की रस्म है और फिर मेहंदी, उसके बाद शादी। वो उसे समझाती हुई बोले। पर परी को तो जैसे शौक लगा था, वो चीही, शादी? वो उस जालिम के साथ जो मुझे कुछ खेलने, बाल खोलने, चॉकलेट खाने और सांस लेने नहीं देता। मैं नहीं करूंगी कोई शादी वादी। और उसके 20 बच्चे जिनके बारे में कह रहे हैं कि मैं कैसे संभालूंगी उसके 20 बच्चे। वो ब्राइवी आवाज में कहती उसके सीने में मुझ पा गई थी और आयमा बेगम की तो हंसी नहीं रोक रहे थे। बस मेरी बच्ची, उसके पीठ से लाते उसे चुप करवाने लगे थे। ये सब उसके लिए कहता है कि तुम उसकी बीवी हो बेटा। उसका निकाह तुमसे पहले ही हो चुका है और इन रस्मों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले ही तुम्हारा शोहर है। ये बस दुनियावी रस्में है मेरी जान, और अगर तुम ये रस्में निभाओगी तो मैं शादिया से कहकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। और जो तुम कहोगी ना, जहां घूमना चाहोगी वहीं तुम्हें लेकर जाएगा और कभी गुस्सा भी नहीं करेगा। मजाक करता है बदमाश, कोई 20 बच्चे नहीं है उसके, ऐसे तुम्हें तंग कर रहा है। आयमा बेगम उसे पास बिठाकर समझाती रही और वो घूर घूर कर उन्हें देखती रहे। तो मतलब मैं शायरी की बीवी हूँ, जैसे आप छोटे पापा की हैं? वो हैरत बेयकीनी से पूछने लगी। उसकी बात पर आयमा बेगम का कहका लगा। हाँ, जैसे मैं आपके छोटे पापा की हूँ। उसके सर पर बोसा देती हुई बोले। तो क्या मैं हल्दी लगाऊंगी आज, और फिर मेहंदी और शादी, फिर उसके बाद मुझे वापस मड़ी लेकर जाएंगे, फिर मुझे खेलने नहीं रोकेंगे? मतलब सच्ची? वो बेयकीनी और कुछ चहकते पूछकर तसल्ली लेने लगे। हाँ सच्ची, पर आपसे कहिएगा कि मुझे फिर यहाँ ले आए पापा और आप लोगों के पास। हाँ, मैं उसे समझा दूंगी, वो जल्द ही तुम्हें लेकर आएगा। और फिर कुछ बातें उसे समझाई जिसे परी सर झुकाए सुनती कभी आंखें फाड़े। वो हूर से मिली और उसे शायरी के वहां पर गार्ड और अपनी बर्फ से खेलने का बताया, जिस पर हूर हंस कर लूट पुट हो गए। वाह परी, तुम कितनी चालाक हो गई हो ना। उसके पापा परी ने मुस्लिम काला झाड़ा। वैसे ये फ्रॉक कितना प्यारा है ना, और मेरा भाई देखो कितना प्यार करता है तुमसे। तुम भी छुप कर उसकी शर्ट से मोहब्बत करना छोड़ दो, सीधा बहादुर होकर मुंह पर कहो जैसे मेरा भाई कहता है। उसके बाप पर परी कुछ खौफजदा सी होती हुई शर्मिंदा नजर झुका गई। मैंने नहीं की, वो खुद आ गई बैग में। वो अपने हाथ मसलती हुई बोली, मैंने कब कहा कि तुमने चोरी की? मैं तो कह रही हूँ कि भाई शर्ट को छोड़े, मुंह पर इजहार मोहब्बत करो। वो कहका लगाकर शरारत से, जिस पर परी ने गुड़ का गुस्से से देखा और हुर उसकी छोटी नाक दबाकर फिर बोले, अल्लाह पाक तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे, आमीन। वो उसे दिल से दुआ देने लगे थे, जिस पर शर्माए से परी मुस्कुरा दे। ये भी कहो कि वो मुझे बहुत सारे चॉकलेट ला कर दे और मैं जैसे खाऊं मुझे मना ना करे। वो उसे ऐसे ही मेरे बाल बनाए। उसे अपने मतलब की बात याद लाने लगे थे जिस पर वो मना करता था। हूर मुस्कुरा कर हर वो दुआ करने लगी जिसमें उसकी खुशी थी और वो पीछे आमीन कहती गई। वैसे भाभी जी एक बात तो बताओ। हूर शरारत से उसे भाभी कहती आंखें सुखा कर बोले, हैं मैं भाभी नहीं हूँ। वो आंखें नकाकर साथी से बोली, ओ अच्छा। हूर ने मुस्लिम हैरत से कहा और फिर बोली, क्या तुम मेरे शेर भाई की बीवी नहीं हो? हा हा हा, बड़ी भाभी, मेजर शारिया की डरपोक बीवी, हाउ फनी।
हुड के छेड़ने पर परी ने उसके तकियों से पिटाई करनी शुरू कर दी थी और दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि रात को उनकी मायूं है, और फिर दोनों साथ ही हंसने लगे थे। उसके हाँ करने पर इल्ताफ साहब बहुत ही खुश हो गए थे और वो काफी परेशान थे कि परी मानेगी भी कि नहीं। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि शहरयार से बेहतर जीवन साथी उसके परी को नहीं मिल सकता। शायद वो उससे भी ज्यादा प्यार करता है। उसकी बेटी के लिए शहरयार के अलावा कोई दूसरा ऐसा था भी नहीं। बहरहाल हर कोई तय दिल से उनकी खुशियों की दुआ को था। एक बार फिर मलक बिला को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बेइंतहा मोहब्बत करने वालों को जोड़ने के लिए दीवाने को अपनी दीवानगी मिल गई थी और आवारा को सुधारने वाली मिल गई। लॉन में स्टेज को गुलाब, गेंदे और चमेली के फूलों से सजाया हुआ था। सारे मेहमान आ गए थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सफियान स्टेज पर बैठा हुआ था और शारिया परी से हिसाब बराबर करने के मौके तलाश करने में था, पर शायद नहीं मिलना था आज उसे ये मौका। शारिया, सफियान, दराब, हसन चारों ने सफेद शेरवानियां पहनी होती और साथ ही येलो कलर के मफलर, जिसमें वो काफी डैशिंग और हैंडसम लग रहे थे। मिशाल, नौशीन, परी और हुड के पास पार्लर वाली के साथ उन्हें तैयार कर दिए। मलक बिला की औरतों ने सबसे येलो रंग के ही लहंगे पहने हुए थे, आलिया और एमा बेगम समेत। परी ने येलो बारी खूबसूरत लहंगे में फूलों के ज़ेवरात पहने कोई सपनों की खूबसूरत सी गुड़िया दिख रही थी। उसकी ग्रे आंखों में छपी हुई शर्म, घबराहट सबके दिल को बाढ़ रहे थे। हूर ने भी येलो बारी लहंगा, फूलों के जेवर पहने हुए थे। सुनहरी आंखों में सफियान के सजे हुए सपने थे। खूबसूरत से किए गए मेकअप में पत्थर दिल बना घूम रहा था, सफियान को गिराने ही वाले थे। किसी की नजर ना लगे, दोनों को माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मिशाल दोनों के माथे पर लब रखकर बोली, पर छोटी आपी ये तो बहुत भारी है, आप शायरी को बुलाए ना। उसके बापा तीनों ने घूर कर उसको देखा, जो मसरूफियत से लहंगा संभालते हुए बोले। क्यों? मिशाल संभल का बोली, वो मुझे उठाकर चलेगा ना, आज तो सच में मुझसे नहीं चला जाएगा। वो कुछ परेशानी से लहंगे को देखकर उन्हें बताने लगे। एक पल को तो तीनों से देखती रहती और फिर जो हंसी तो हंसती ही चली गई। पहले तुम सबसे शिकायत करती कि वो तुम्हें खाने वाला है, और अब खुद बोल रही हो कि आ शेर मुझे खा। नौशीन बामुश्किल हंसी के दरमियान बोले, पर उसकी बापा घबरा गए। नहीं, खाने के लिए नहीं, सिर्फ मुझे उठाकर स्टेज पर बिठाया, वरना मैं कैसे चलूंगी, गिर जाऊंगी। उनकी गलत बात दुरुस्त करती समझाने लगे, पर मेरी मासूम बाबी, ऐसी क़यामत लग रही है कि बाबी सच में खा जाएगा और तुम्हें उसकी गोद में शर्म नहीं आएगी। मिसाल उसके हसीन चेहरे को देखकर शरारत से बोले, जिस पर नौशीन हंस पड़े। नहीं, वो खा नहीं रहे थे, मैं तो बस बदला ले रही थी उसे डांट पड़वा कर। और छोटी मम्मा ने बोला है कि वो मेरे शोहर हैं, इसलिए मुझे शर्माना नहीं चाहिए। परी एक एक लफ्ज उन्हें तहम्मुल से समझाती पर बैठ गई थी, और वो सब मुंह पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट रोकने लगे थे। चलो जी, देखते हैं कि शादी के बाद हमारी छोटी सी गुड़िया फिर बाई की गोद में जाती है कि नहीं, और यह भी देखते हैं कि शोहर से शर्माती है कि नहीं। नौशीन कहती मुस्कुराती हुई आलिया बेगम के कहने पर उन्हें घूंघट करवाती हुई साथ लेकर आई थी लॉन में स्टेज पर। वहां पर आलिया बेगम और आयमा बेगम उन्हें संभालती हुई स्टेज पर आए, और फिर शायरी का भी खामोश बैठना पड़ा, पर दिमाग ने दूसरा रास्ता निकाल लिया था। परी शायरी के साथ जब आकर बैठी तो खुद बाखुद उसे घबराहट सी होने लगी थी। सुरह हथेलियां भी पसीने से भीग गई थी, टांगों में लजरिश होने लगी थी, और सफियान के साथ बैठी हूर का भी कुछ यही हाल था। सफियान भी फिर जानबूझकर उसकी हाथों की कांपती हुई उंगलियों को छूने लगा, जिस पर वो सबका सोचती हुई लब बीच कर सिमट सी जाती है। पर वो लापरवाह सा बैठा, उसकी हालत की परवाह किए बगैर कभी कांधे से कांता मिस करता तो कभी बाजू, और हूर बेचारी जल्दी से रस्म हथौने होने की दुआ कर लेंगे। सफियान की हरकतों पर कुछ हो ना हो, पर खुद की सांसें जरूर थमती हुई महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है। परी की कामती हुई सरगोशीनुमा आवाज शायरी के समातों से टकराए तो वो मुस्कुराहट रोकने के लिए लब बीच गया। लगना भी चाहिए, और आस्था से बोलो। क्यों लगना चाहिए? उसके हाथ की पुष्पा चुटकी काटे बोले। कुछ भी था, शहरियार से उसे 1 महीना दूर रहकर वो इतनी हिम्मत वाली तो हो गई थी कि सबके सामने उससे बदला ले सके, और सबसे वो भरपूर फायदा उठा रहे थे। क्योंकि आज रात में सच में तुम्हें खा जाऊंगा, वो मैनी हेजी से बोला। उसके बाबा परी की बोलती बंद होगी। रीढ़ की हड्डी में जैसे सरसराहट सी फैली। अगर ऐसा किया तो मैं आपको भी खा जाऊंगी, मेरे दांत बहुत तेज हैं, आपको पता होगा। उसे धमकी देते हुए कुछ जताते हुए बोले। चलो ठीक है, रात को मेरे कमरे में आना, फिर देखते हैं कौन किसे खाता है। वो झुककर गंभीर आवाज में सो मैंने लहजे में गोया हुआ। नहीं, रूम में नहीं आऊंगी, और घबरा कर घूंघट पे ही नफी करती हुई बोले। देखते हैं। कुछ ही देर में फिर हल्दी की रस्म शुरू हुई। जैसे जैसे सब हल्दी लगाती गई, उनका चेहरा देती हुई माशाल्लाह करती गई।
हाँ बताओ शेर, आ गए ना पिंजरे में? उसका एक कजन मुस्कुराता बोला। पिंजरे में मैं नहीं, पिंजरे अपनी शेरनी कैद की है। कहता परी के हल्दी लगे हाथ पर अपना बारीक हाथ रखा उसे छुपा गया था और चेहरे पर नागवाड़ी के तासर संभालिए। उसका कजन भी कुछ समझ कर वहां से हट गया था। तुम अपने हाथ डुबकते हुए नहीं रख सकती, उसके दमकते हुए हाथों को दुपट्टे के अंदर करते नागवाड़ी से बोला, क्योंकि उसका कजन बोल उससे रहा था पर उसकी नजरें परी के हाथों पर थी जो कि येलो कलर के लहंगे पर रखे हुए गुलाबी छोटे से चमक रहे थे। परी भी उसकी आवाज की साथी महसूस करती हाथ छुपा गए थे। बलाल, उसकी बीवी, समीर, महक और उसके दोस्त सब आए थे, जिन्होंने उसके सर पर जिद कर दी कि वो परी को हल्दी लगाने की, और सबकी हुटिंग शोर शराबे को देते और अपने मचलते दिल को कि सुनते हुए शायरी ठीक है बोला, और उसने हल्दी अपने हाथ पर लेकर परी का रूह अपनी तरफ करते उसका घूंघट ऊपर उठाए बगैर किसी को भी देखने का मौका दिए खुद भी अंदर आ गया। सबके मुंह खुल गए थे, कोई हंस रहा था तो कोई शर्मा रहा था। उसको परी के घूंघट में देखकर समीर अपना सर तो कितना रोमांटिक है ना, हाय अल्लाह मुझे भी कोई ऐसा मिल जाता ना कि बंदर। वो शायरिया को देते हुए दुआई दिल से बोली थी। समीर तो जल पुन गया था। सारी तमन्नाएं पूरी कर दूंगा, सिर्फ शादी होने दो। वो गुस्से से जलकर बोला था, जिस पर उसका कहका लगा। शायरी घूंघट में उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर खो सा गया था। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी, उसका दिल जोर से धड़क गया था। उसने हल्दी आटा से उसकी नाक पर लगाए तो परी ने डरते डरते मीची हुई आंखें खोली और सामने घूंघट में उसके जज्बे से चूर आंखों में देखकर हड़बड़ा गए थे। आप ऐसे ना देखे, वो मदमसा नजरें झुकावे बोलती शायरी को तिरपा गए थे। क्यों ना देखूं? उसके सिर्फ लब फड़फड़ाए थे, जिस पर शायरी की नजरें गई और झुककर उसके सुरख लबों को छू लिया। उसे कोई भी परवाह नहीं थी कि सब क्या है और कुछ भी बोले। परी ने एकदम अपने दिल पर हाथ रखा था और पूरी सुर हो गई थी किसी लाल टमाटर की तरह। शायरी हंस का घूंघट ठीक करता हुआ दूर हुआ तो सब उसे घूर घूर कर देखने लगे, जिस पर उसने आईब्रो झुकाकर सवालिया नजरों से उसको देखा तो सबके कह के गूंजे, हमें नहीं पता था कि शायरिया भाई इतने दीवाने हैं। अच्छी बात है, ये सिर्फ मेरी शेरनी को पता होना चाहिए। वो भी अपनी कजन के स्वापा प्यार पर नजर परी पर डालकर बोला, अगर ऐसा है तो हमें अब परी से जलन होने लगी है। उनमें से दूसरी बोली। उसके स्वापा शायरी ने नजरअंदाज कर दिया था। वो नहीं चाहता था जो परी का हसीन रूप देख उसका बिगड़ा हुआ मूड दुरुस्त हुआ फिर से बिगड़े। सफियान को जब हूर को हल्दी लगाने का कहा गया तो उसने सहूलत से इनकार कर दिया और बोला कि ये चौंचले रस्में औरतों की होती हैं ना कि मर्दों की। उसका मकसद सिर्फ हूर को जेलस करवाना था, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुआ था। हूर ने दुखे दिल से आस्था से उसकी हील आस्था से उसके शूज पर मार, जिस पर गुलाब बीच का मुस्कुराहट हो गया था। मतलब उसका प्लान कामयाब हो गया था। गुड, वेरी गुड सफियान, वेल डन। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराता दिल में खुद को ही दाद देने लगा था। फंक्शन अपने अरूज पर था। दुपट्टे के नीचे छुपे हुए परी की उंगलियां शायरी की उंगलियों से आजाद होने की भरपूर कोशिश कर थी पर नाकाम। सफियान ने भी आस्था से लोगों को खाने की तरफ मतवजो देकर हुड के गिर्द अपना बाजू फैलाया, जिस पर हुडिया जल बुन गए थे। जिसकी सांसें पीना चाहता है उसके साथ क्यों नहीं बैठता जाकर। क्यों चुपती फिर रही है हमसे बेगम? दारा ड्रेसिंग मीटर के सामने खड़ी मिशा के पीछे से अपनी हंसा में लेकर शरारत से बोला। मिशा ने देखा जब दाराब रूम में नहीं था तो पहले ही तैयार होकर उसकी शेरवानी रखकर वहां से भाग गई थी और दाराब उसका इंतजार करते करते तैयार होकर बाहर आ गया, पर वो भी नहीं थे। फिर हमारे साहब के साथ वो भी मसरूफ हो गया। ये तो जान गया था कि उसे छुप रही थी। कुछ देर में उससे नजर आती जो कि नौशीन के साथ ही चुपकी हुई कोई ऐसा मौका नहीं दे रही थी कि वो थोड़ी बहुत इसकी तारीफ कर दे। और मिशाल चोरी चोरी आंखों से उसका हाल देखती हुई अंदर ही अंदर हंस रही थी और अभी वो उसके आने से पहले फ्रेश होकर सोना चाहती थी। पर हाय ये किस्मत, क्या सोच रही हैं कि बच जाओगी मुझसे? पीछे से उसकी गर्दन पर लब बढ़ाकर बोला। मैं तो ऐसे नहीं सोच रही। मिशाल अपने कंगन उतारती नाक चढ़ाकर बोले, अच्छा जी तो चलो देखते हैं। उसे बाजू में उठाकर बेड पर लाया। ये क्या कर रही हैं दारा, मैं थक गई हूँ। और दूसरी तरफ से जंप के अंदाज में उतरती हुई भागने लगी जब वो एक जस्ट ने उस तक आकर उसका दुपट्टा पकड़ लिया और आस्था से उससे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं भी थक गया हूँ। अब दोनों थके हुए हैं तो कुछ तुम्हारी तारीफ करूंगा तो मेरी थकन उतर जाएगी और उसका तुम्हें स्वाब मिलेगा और तुम शोहर की तारीफ पर खुश हो जाओगे। वो मैंने हेजी से कहता उसे वापस अपने बाजू में लेकर बेड पर आया। आप बहुत बुरे हैं, वो मुंह बनाकर बोली जब उसे बेड पर डालकर झुका। अच्छा, तुम्हारे भाई से भी ज्यादा? मैंने तो हल्दी में ऐसा नहीं किया था, वो उसे कुछ जताते हुए बोला। वो दोनों हंस दिए। फंक्शन खत्म हुआ तो वो थकी थकी सी रूम में आई। इस रूम में हूर फ्रेश होने चली गई थी तो परी आयमा बेगम के सहारे अपने रूम में आई। नाइट सुन लिए, बाथरूम में घुसी नादाल सी। मेहमानों के जाने के बाद सफियान वाले भी चले गए थे। आयमा बेगम उसे उसके रूम में छोड़कर दुआएं देती खुद भी चली गई थी।
وہ بہت خوش تھی، اتنی کہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ پری کو جب پتہ لگا کہ کل پھر مہندی ہے تو اس نے ضد کر لی تھی کہ وہ اسے ایسے نہیں بیٹھے گی یا شاعری کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ آج جو سب کے سامنے اس نے کیا تھا اس کا دل باہر کو آ رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی کہ چلو اس کا روپ تو سب کے سامنے آیا، پر دوسری طرف ڈری ہوئی بھی تھی، پتہ نہیں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگے تھے۔ شاعری بھی فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے آئمہ بیگم کے ساتھ اپنے روم میں جاتا ہوا دیکھ کر جیسے پڑ نکل آیا۔ وہ موقع جو وہ چاہتا تھا وہ اتنی آسانی سے مل جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ چلتی پری کی رونی شکل دیکھ کر اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ شاید بہت تھک گئی تھی۔ پری کو شاعری کو خود پر غصہ آنے لگا کہ اس نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا۔ دبے پاؤں یہاں ماں دیکھ کر آہستہ سے خود بھی اس کے پیچھے روم میں داخل ہوا اور دیوالی کے سائے پر ہو کر آئمہ بیگم کی نظروں سے محفوظ ہو گیا۔ آئمہ بیگم جب بغیر اس کی طرف دیکھ کر چلی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ان کے دور جانے پر دروازہ بند کرتے صوفے پر بیٹھ کر پری کا انتظار کر لیں گا۔ اب تو شاید ہی اس کے بغیر نیند آنی تھی۔ وہ اس کا عادی ہونا چاہتا تھا، اسے صرف اب پری چاہیے تھی اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے اپنا نشہ بنانا چاہتا تھا، اپنی سانسوں میں بسانا چاہتا تھا، روح میں چھپا کر۔ شاعری جب خوش ہوا جب اس نے شادی کی رسموں پر بغیر ضد کی ہاں کی اور آئمہ بیگم نے اس کی فرمائش سن کر دل کھول کر ہنسا۔ وہ بیٹھا اس کا انتظار کرتا جب وہ بیزار سی تھکی سی باتھ روم سے نکلے، تولیے کو بالوں سے نکال کر پھینکتی بیڈ کی طرف جانے لگی تو نظر صوفے پر ریلیکس بیٹھے ہوئے پیار سے دیتے ہوئے شہریار پر پڑے۔ پری کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا، اسے لگا اس کا وہم ہے تو اپنی آنکھیں مسلنے لگی اور پھر کھول کر دیکھا تو تب بھی وہ موجود تھا۔ وہ ہڑبڑا کر خوفزدہ ہوتی چیخنے والی تھی جب شاعری تیزی سے اٹھ کر اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ آہستہ سے رکھ دیا تھا۔ پھر اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں اپنی مسکراتی ہوئی بری آنکھیں گاڑ کر ایک انگلی اپنے منہ پر رکھے ہوئے بولا، آپ؟ وہ آنکھیں پھاڑے پٹر پٹر دیکھ کر بولی، ہاں میں۔ وہ مسکرا کر کہتا اسے اپنے بازو میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تھک گئی ہو؟ اس کے چہرے سے بھیگے ہوئے بال ہٹا کر پوچھا۔ اس کے ہر انداز میں محبت کی شدت تھی۔ آپ مجھے کھانے آئے ہیں؟ وہ آنسو بڑی ہوئی آنکھوں سے اس کے سوال کو نظر انداز کرتی ہوئے خوف سے بولے۔ اسے لگا وہ بھی اسے کاٹے گا جیسے اس نے کاٹا تھا، تبھی سوچ کر جھٹری لے، تم پھر ڈر رہی ہو؟ اب تو تم بہادر ہو نا؟ اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے بالوں پر انگلیاں چلاتا اسے سکون دلنے لگا اور پری کو بھی کافی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تو آپ نہ کھاؤ مجھے، وہ نیند سے باری ہوئی آواز میں بولے۔ شاعری کے بالوں میں انگلیاں چلانے پر وہ کافی ریلیکس ہو گئے تھے اور آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونے لگے تھے۔ میں کیسے اپنی جان کو کھا سکتا ہوں؟ میں تو اسے دل میں چھپانا چاہتا ہوں، وہ آہستہ سے بال ہٹا کر بولا۔ پر آپ نے کہا کہ آپ مجھے آگے کے وہ بول نہ پائے۔ تھکی اتنی ہوئی تھی کہ شاعری کے بالوں میں انگلیاں چلانے پر ہی نیند کی وادی میں اتر گئے۔ وہ شاید اب کافی شاعری سے خوف ختم کر گئے تھے۔ ویسے تو مایوں کے بعد دلہا دلہن کو دیکھتا نہیں تھا، پر مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا کہ تمہارے بنا ایک پل بھی گزارو۔ کافی دیر ایسے بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے سکون پہنچاتا رہا۔ جب اس کے چہرے پر سکون کے تاثرات لہرایا تو خود کو بھی جیسے سکون پھیلنے لگ گیا تھا۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لایا، پھر تکیہ درست کرتے اس پر آرام سے ڈالا اور دوسری طرف سے خود بھی آ کر لیٹ گیا۔ پری کو قریب کرتے اپنے بازو پر اس کا سر رکھا اور کمر دونوں پر ڈال کر خود بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔ آج اگر وہ اسے نہ ملتی ایسے تو شاید وہ ساری رات بیٹھا رہتا بے سکونی میں۔ وہ کچھ بھی کر جاتا اسے اپنے پاس لانے کے لیے، پر شاید خدا کو اس کے ہاتھ پر رحم آ گیا تھا، تبھی اسے موقع دے دیا۔ صبح 5 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نیند سے ہمار زدہ آنکھوں نے پہلے پری کا دیدار کیا اور وہ مسکرا دیا۔ کچھ بار تو اس کو دیکھتا رہا بے خود ہو کر اور پھر آہستہ سے اپنے گرد اس کے ہاتھ کو ہٹا کر احتیاط سے بیڈ پر رکھا، جس پر وہ تھوڑا سا کسمسائی اور پھر سے سو گئے۔ شاعری مسکراتا ہوا جھکا اور اس کے کان سے بال ہٹا کر مدھم سا بڑبڑا کر اس کی نیند حرام نہ ہو۔ گڈ مارننگ جانم، شیرنی، ہنی، ڈارلنگ، سب نام کہتا آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور پھر اسے اس پر کمر درست کرتا اپنے روم میں آ گیا۔ ناشتے کے بعد سب مہندی کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ پری صبح 11 بجے اٹھی تب اسے ناشتہ کروایا گیا تھا اور وہ پریشان سی تھی کہ رات کو سچ میں شاعری اس کے پاس تھا۔ اس نے خواب دیکھا، پر جو بھی تھا خواب یا حقیقت، اسے نیند بہت ہی مزے کی آئی تھی کہ ساری تھکن اتر گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن گھر میں رکھا گیا تھا، دونوں کو تیار کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ شہریار نے آئمہ بیگم سے کہہ کر پری کو کوئی نفیس سا ہلکا پھلکا سا سوٹ پہنایا تھا۔ رات کو بھی کافی اس کی بری حالت ہے۔ پری گرین نفیسے سوٹ، لائٹ میک اپ اور بالوں کو سٹائل سے باندھے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ ہور پرپل کلر کے پیارے سے لہنگے اور لائٹ میک اپ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ دونوں پر جس کی نظر جاتی ماشاءاللہ کیے بنا نہ رہ سکتے۔ دونوں کو بڑے ہوئے ہاتھوں مہندی لگائی گئی تھی۔ پری تو مہندی کو دیکھ دیکھ کر کھل رہے تھے، سب اس کے معصوم چہرے کی پیاری سی مسکان دیتے ہوئے نہال ہو رہے تھے۔ اس نے
पहले ही खाना खा लिया था कि कहीं फिर से पहले जैसा ना हो जाए।